आप लोगों ने दोस्तों एक कहावत सुनी होगी कि तू शेर तो मैं सवा शेर। ये चोर जो कि ट्रेन में अक्सर लोगों के मोबाइल चुराया करता था, ये किसी ऐसे इंसान के हत्थे चढ़ गया जिसने इसको घंटों तक लटकाए रखा और फिर आगे चलकर पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये अवेयरनेस की न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो ट्रेन में यात्रा करते हैं। आखिर फ़ोन चोरी कैसे होते हैं? अभी आप लोग यहाँ पर देखेगा, आप लोग खिड़की पर या फिर दरवाजे पर कई बार बैठे रहते हैं, तो इस तरीके से ये लटकते हैं और फ़ोन को छीन कर ले जाते हैं। ये देखिए, तो ये इस तरीके की दुर्घटना रेगुलरली देखने को मिलती है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी गरीब होते हैं अपने बेसिकली सोसाइटी में, अगर देखें उनके फ़ोन भी चोरी हो जाते हैं कई बार, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और ये जो इंसान जो यहाँ पर ये सर्कस कर रहा है लटक कर, अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर ले तो सही तरीके से ज़िंदगी जी सकता है। पर लेकिन वही है कि चोरी का माल फ्री का माल होता है, उसमें इंसान को ज़्यादा मज़ा आता है। पर यह नहीं पता कि चोरी का माल जो है एक दिन मोरी में यानी कि नाली में जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पकड़ा गया और घंटों तक लटकाए रखा। कह रहा है कि मेरा हाथ टूट जाएगा पर छोड़ना मत, अगर छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए ये अवेयरनेस की वीडियो है जो लोग अक्सर खासकर जो खिड़की पर दरवाजे पर बैठकर ट्रेवल करते हैं और कई बार चक्कर आने से भी गिर जाते हैं। तो कोशिश करो कभी भी दरवाजे पर न बैठो, और इसी के साथ में अपने जो भी सामान है उसकी सुरक्षा करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ट्रेन में किसी से दिया हुआ सामान मत खाओ, इसी के साथ में आप लोग किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो ज़्यादा, क्योंकि कई बार लोग जो है पड़ोस में बैठा हुआ चोरी करके निकल जाता है। सबसे पहले तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? नया सप्ताह नए जोश के साथ में स्टार्ट करेंगे और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे सप्ताह बरकरार रहना चाहिए। तो जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड आफ्टरनून, नो गुड इवनिंग, बस जय हिंद। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का डिस्कशन बहुत प्यारा रहने वाला है। आज जो आर्टिकल डिस्कस करूंगा आप लोग ये चक्षु खोल देंगे और एंड तक बने रहिएगा। एंड तक इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोगों के कि अगर प्रीलिम्स की या फिर किसी स्टेट पीसीएस की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोगों के आर्टिकल के साथ में प्रैक्टिस हो जाएंगे। खासियत यही है इस डिस्कशन की कि क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ में होते हैं आप लोग के, बेसिकली बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। वीडियो के एंड में आप लोगों से कई सारी इंपॉर्टेंट चीज रहेंगी, जैसे कि वीडियो का जो लास्ट का 15-20 मिनट होता है ना, वो पूरा प्रीलिम्स के फोकस होता है। ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय किया करो, उसको मत छोड़ना भूल कर भी। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में रखे मिलते हैं, जो पेपर देकर आ रहे हैं उनसे अभी पूछना जाकर कितने शानदार तरीके से एक एक पॉइंट जो है वो आप लोग एग्जाम में क्लियर कर पाते हैं। तो वो पोर्शन जरूर कवर करो। रामसर साइट भी कवर हो रही है, वहां पर इंपॉर्टेंट लोकेशन भी आप लोगों की देखने को मिलती है। इसी के साथ में आप लोगों को बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वन लाइनर की मिल जाती है, बड़ी भी न्यूज़ रहती है कुछ, तो सारी चीज़ें एक मिक्सचर रहता है। पर उससे पहले ये बताओ कि पिछला सप्ताह आप लोगों का कैसा रहा? क्या आप लोगों ने जैसे डिसाइड किया था वैसा रहा, या फिर उसके अंदर में किसी चीज़ की जरूरत थी चेंज करने की? वो चेंज है तो क्या करने वाले हो? आज का प्लान क्या आप लोगों की टेबल पर आ चुका है? अगर हाँ तो अच्छी बात है, अगर ना तो बहुत बुरी बात है। दिन जो है ऐसे जाएगा जैसे गधे के सर पे से सींग गए हैं, पता भी नहीं चलेगा। तो जरूरी है आप लोगों को चीज़ों के अंदर बैलेंस बनाकर चलना, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में सबसे बड़ी बात क्या है, सक्सेस जो होती है ना यार, अगर किसी को आज के डेट में सक्सेस होना है तो सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये देखने को मिलेगी सक्सेस के बारे में कि वो हार्ड वर्क के बिना नहीं मिलेगी आप लोगों को। सक्सेस का जो व्हीकल है ना वो हार्ड वर्क के पहिया पर चलता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मॉर्निंग में टाइम पर उठना नहीं है, अपना टाइम टेबल बनाना नहीं है, अपने टाइम टेबल को जो थोड़ा बहुत बनाया भी उसको फॉलो करना नहीं है, और लगता है कि यार आईएएस की जॉब मिल जाए। सोचो भी तो सही, एक मिनट वो कल को मिल भी गई तो क्या उस पोस्ट पर बैठकर आप लोग जस्टिस कर पाओगे? जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है उस पोस्ट को संभाल पाएगा? बहुत सारे लोग छोड़ के भाग जाते हैं उस पोस्ट को, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनका एप्टीट्यूड ही नहीं होता उस तरीके की चीज़ों को वहन करने का। तो सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पर क्या है, वो यह है कि आप लोगों को अपने आप को तैयार करना है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। कई सारे बच्चे बोले सर मॉर्निंग में उठने में दिक्कत आ रही है। बहुत सारे ज्ञानी पुरुष आप लोगों को फालतू की बातें बताएंगे कि मॉर्निंग में उठने के क्या करना है, ये कर लो वो कर लो। अब खुद सोचो यार, जब आप लोगों का एग्जाम जो है वो 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, घर से अगर आप लोग मान लीजिए थोड़ा डिस्टेंस पर रहते हैं एग्जाम सेंटर से, तो लगभग 1 घंटा मान लीजिए आप लोगों को जाने में भी लग रहा है। अब 1 घंटा इनके 8:30 बजे आप लोग कम से कम घर से भी निकलेंगे। मैं तो बोलूँ कि 8 बजे निकल जाइए। 8 बजे निकलने हैं अगर आप लोग घर से, तो कम से कम आप लोगों को 7 बजे जो है एटलीस्ट नहा धोकर अपनी चीज़ें जो है कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो मिनिमम 6 बजे तो इंसान को उठ जाना चाहिए ना। 1 साल पूरा दबाकर तैयारी करी, और भाई साहब एग्जाम इसलिए अच्छा नहीं हुआ क्योंकि भाई साहब मॉर्निंग में टाइम पर नहीं उठ पाए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 1 हफ्ता चीज़ों को पहले सेट कर लेना, ये कर लेना, बहुत दिक्कत होती है यार। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो है 4-4, 5-5, 6-6 रैंक लेकर आए हैं और उससे पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि शाम को वो लेट सोते थे और सुबह टाइम पर नहीं उठ पाते थे, और प्रीलिम्स वाले दिन दिमाग ही नहीं चला वहाँ पर। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई ज्ञान बांटे ना कि हाँ 1 हफ्ते पहले चीज़ों को सुधार लेना, नहीं हो पाती है यार। इतने ताकतवर होंगे तो हम जब 1 हफ्ते पहले सुधारेंगे तो अभी ना सुधार लेंगे हम लोग यहाँ पर।
तो चीज़ें थोड़ी सी पहले से ही अपने आप को मैनेज कर लो, एक हफ्ते के चक्कर में मत पड़ना। कोशिश करो कि अभी जितना टाइम बचा हुआ है सही टाइम है अपनी चीज़ों को सुधारने का। अगर अभी नहीं सुधारोगे तो फिर दिक्कतें होती हुई आप लोगों के सामने नजर आएंगी, ठीक है। तो मॉर्निंग में टाइम से उठ के अपनी चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करो, क्योंकि मैक्सिमम जो एग्जाम है वो 9:30 से आप लोगों के स्टार्ट होते हुए नजर आते हैं, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के। अब आप लोग देख लो किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जरूरी है। तो बोला गया कि हार्डवर्क के थ्रू जाता है, और जर्नी जो इम्पॉसिबल है, बोलते हैं कई बार जो इम्पॉसिबल है, तो विदाउट द फ्यूल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी। बहुत सारे लोग ना आज के डेट में डीमोटिवेट फील करना स्टार्ट कर देते हैं। अपना टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल को फॉलो करो, उसके बाद में मुझे बता देना आप लोगों का डिमोटिवेशन है क्या आप लोगों के अंदर में। अगर टाइम टेबल आप लोग 80% भी फॉलो कर लोगे ना, आप लोगों के अंदर से मोटिवेशन निकल कर आएगा। ना तो मेरी जरूरत है ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है, अपना खुद का मोटिवेशन यूज करो। तो ये चीजें अपने आप लोगों को लेकर चलनी है। और आंसर देते हुए भी आलस हो रहा है, मतलब और क्या ही करोगे। आप लोगों को बोलता हूँ फीडबैक दे दिया करो, वीडियो को लाइक डिसलाइक कर उसमें आलस आ रहा है। आंसर देते हुए आप लोगों को आलस आ रहा है, तो क्या ही करना है यार, फिर तो कुछ और काम कर लो ना जिसमें इंटरेस्ट आता है। एग्जाम की तैयारी करना कोई जरूरी है क्या, वो कर लो जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। पहचानो कौन एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, एक अवार्ड भी इनके द्वारा जीता गया। अभी देखता हूं कौन कौन पहचान पाता है, और इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे, एक एक पॉइंट ढंग से आप लोग पकड़ भी पाओगे फिर, ठीक है। तो अच्छे से इनके आप लोग देखो। पहले फरवरी महीने की करंट अफेयर आप लोग की अपलोड हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे जो है इसको लेकर मेल कर रहे थे, थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। पर लेकिन देखो आप लोगों को पता है जिस तरीके से ऐप स्टार्ट हुआ और सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, तो थोड़ा सा यार टाइम लग गया आपकी बार। और रीज़न भी था क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इस वीडियो को अकेली को एक दिन चाहिए पूरी पीपीटी वगैरह तैयार करना और फिर इसको रिकॉर्ड करना, एक दिन पूरा अकेली वीडियो खा जाते हैं। तो उतना पूरा एक दिन एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को देने का बेसिकली नहीं बन पा रहा था टाइम। पर लेकिन जैसे ही कल आप लोगों का टेस्ट हुआ तो मुझे टाइम मिल गया, क्योंकि लेक्चर भी नहीं था वहाँ पर कोई ऐप के ऊपर में, क्योंकि पूरे दिन जो था वो टेस्ट चला, और फिर उसका एनालिसिस आप लोगों ने कर लिया होगा। उसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा आज शाम को, उसको डाउनलोड करके आप लोग सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। आज की जो क्लास है उसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों को पता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, सभी फैमिली मेंबर जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से कनेक्टेड है, तो उनके बहुत सारे मेल आ रहे हैं। मेल किसके लिए आ रहे हैं आप लोगों को पता है, तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जिसको आप लोग कनेक्ट भी कर सकते हो। अभी जो रमजान चल रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पर शाम का जो ड्यूरेशन है उसमें बेसिकली इफ्तार का टाइम जो होता है वो थोड़ा सा मिसमैच रहता है। तो जो एक वीडियो तो आप लोग की मॉर्निंग में आएगी 11 बजे, दूसरी वीडियो 1 बजे आएगी, तीसरी वीडियो 4 बजे आएगी, 5 बजे नहीं आएगी, क्योंकि उस टाइम पर इफ्तार का टाइम होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर कई सारे बच्चों ने मेल किया, तो 4 बजे कर देते हैं। और उसके बाद में जो लास्ट वाली वीडियो है वो 8 बजे ही रहेगी, यानी कि 5 वाली वीडियो 4 बजे कर देते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों की सारी वीडियो जो है वो आप लोग को टाइम से देखने को मिलेगी। जो यहाँ पर मंथली वीडियो है उसका आप लोगों को बेसिकली जो पीडीएफ है वो आप लोगों को ऐप के ऊपर ही मिल जाएगी। यहाँ पर पुरानी भी सारी इकट्ठी हैं, अगर आप लोग जाओगे मंथली वीडियो की पीडीएफ ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐप के ऊपर ही मिल जाएगी, और इसी के साथ में आप लोगों को ये मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर भी। अगर टेलीग्राम पर है तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, स्टडी लवर वीर जो है टेलीग्राम है, वहां से जाकर डाउनलोड करना है। सारी चीजें वहां पर भी आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है, तो कोई भी समस्या आप लोगों को इसको लेकर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक बातें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ये वीडियो किस किस ने देख ली है ये बताना, और किस किस ने नहीं देखी है। नहीं देखी है तो मैं बताता हूँ फिर, ठीक है। मेरे खून पी दिया उस दिन से, सर वीडियो कब आ रही है, वीडियो कब आ रही है। अब नहीं देखोगे तो बताता हूँ फिर, ठीक है। बहुत टाइम लगता है इसके पीछे। पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा शाम तक, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखिए और फीडबैक जरूर दे दिया करो जैसे भी वीडियो आप लोगों को लगती है। एक इंसान ने बोला कि एक संगठन है जिसका नाम है अलकायदा, उसकी मैंने मेंबरशिप ले ली है, पर मैं उसके किसी भी कार्यक्रम में आज तक पार्टिसिपेट नहीं किया हूं, तो फिर मुझे जो है किस बात की सजा मिल रही है। मतलब लग तो ऐसा रहा है कि वो सत्संग था, तुमने जाकर वहां पर मेंबरशिप ले ली उस सत्संग की, और आप लोग एक भी सत्संग के जो है भजन में नहीं गए, तो भाई साहब आपको क्यों यहां पर दोषी ठहराया जाए। इसी को लेकर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एक कानून है हमारे देश के अंदर जिसको बोलते हैं यूएपीए। तो यूएपीए से रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज़ देखने को मिलेगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ है यहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट ने बातें बोली है डायरेक्ट। तो पॉलिटी वाला सेक्शन आप लोगों का यहाँ पर कवर होता आप लोगों को नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि अगर किसी भी ऐसे सत्संग में आप लोग जाओगे, यानी कि किसी भी ऐसी हरकतें आप लोग यहाँ पर करोगे जो कि यहाँ पर किसी बाबा के द्वारा कोई ऐसा सिस्टम चलाया जा रहा है जो कि देश विरोधी है, तो उसमें अगर आप लोग मेंबरशिप ले लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कोई कांड करोगे उसका हम इंतजार करेंगे कि हमने तो कांड ही नहीं किया, आपने क्यों हमको पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगर तुमने मेंबरशिप भी ले ली है तो भी तुम्हारे ऊपर जो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लगेगा 1967 वाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इसको बोला है अभी यहां पर
कि मेंबरशिप लेने का मतलब ये कि तुम्हारे मन में इच्छा थी भाई साहब कुछ हरकतें करने की, वो अलग बात है कि तुमको मौका नहीं मिला, मौका मिलती तुम चौका मारते, उससे पहले हम तुमको पकड़ेंगे, तो पकड़म पकड़ाई खेलेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यूएपीए जो है एक ऐसा कानून है हमारे देश में जिसमें सरकार ने बड़ी ही चतुराई से कुछ ऐसे चेंज कर डाले कि लोगों की लाइफ को हिला डाले। मतलब क्या था इसका, मतलब ये था, अब तक ये था कि इसके तहत अगर यूएपीए के तहत किसी को अगर टेररिस्ट मानना है तो वो उसको टेररिस्ट मानना है जो कि ऑर्गेनाइजेशन होगी। इंडिविजुअल के बारे में ये बात नहीं करता था। मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान चला रहा है, एक स्कूल चला रहा है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का, और वहाँ पर बहुत सारे जो पाकिस्तान के लोग हैं बेरोजगारों ने एडमिशन ले लिया कि चलो इंडिया के ऊपर बम फोड़ेंगे जाकर। अब इनमें से कुछ हमारे देश के भी थे कुछ ऐसे नुमाइंदे जो कि यहाँ पर देश को लेकर जिनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं है, उन्होंने भी जाकर उसको ज्वाइन कर लिया कि भाई साहब अच्छा स्कूल है और तो एडमिशन होने दिया, कहीं यहीं एडमिशन ले लेते हैं। अब जैसे ही उन्होंने एडमिशन लिया, हमारी कंट्री में जो होम मिनिस्ट्री है अमित शाह जी के अंदर में, उसने बोला ठीक है भाई साहब तुम्हारा एडमिशन हो गया ना, अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का तो हम बात कर ही रहे थे अब तक, अगर कोई इंडिविजुअल भी यहाँ पर कोई ऐसी हरकतें करता है ना तो उसको भी टेररिस्ट करार दिया जाएगा। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर जो आपने अपने पर्चे फाड़ा करते थे कि वो ऑर्गेनाइजेशन है हम तो कुछ नहीं कर रहे और फलाना ढिमकाना, तो ये जो यूएपीए था यहाँ पर 1967 का, इसमें एक बहुत ही बड़ा संविधान में संशोधन किया गया। इसके पर्टिकुलर इस यूएपीए के वैसे संविधान में नहीं, इसके संविधान में जो यूएपीए का संविधान है मतलब इस एक्ट के अंदर में, उसमें चेंज किया गया 2019 में। और चेंज करने के बाद ने बोल दिया कि अगर कोई अकेला दुकेला आदमी भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो वो भी टेररिस्ट माना जाएगा। इसको लेकर भाई साहब बहुत ही लोगों को मिर्ची लगी और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए प्रोटेस्ट भी किया। हालांकि देखो कुछ गलत भी है और कुछ सही भी है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हो सकता है कोई कल को सरकार के खिलाफ कुछ बोले और सरकार इंडिविजुअल पर टेररिस्ट का ठप्पा लगाकर उसको जेल में डाल दे, ऐसा भी करते हैं कई बार, पावर का गलत इस्तेमाल होता है। पर लेकिन उन लोगों के लिए भी नाक में नकेल होगी जो रियलिटी में ऐसी हरकतें करते हैं। तो यहां पर कोई कल को टेररिज्म की कोई एक्ट जो है वो एक तरीके से उसको तैयार करे उससे पहले हम लोग उसको दबोच लेंगे। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा बोला गया कि कोई इसको लेकर पार्टिसिपेट करे, इसके अंदर में प्रिपेयर रहे फॉर टेररिज्म, प्रमोट करे टेररिज्म या फिर इन्वॉल्व रहे किसी भी तरीके से टेररिज्म के अंदर में, तो ये कानून बोलता है कि उसकी गर्दन दबोच लो और मुंडी तोड़कर उसको जेल में डाल दो। और ये इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी जिसने मेरा दिल खुश कर दिया वो रियलिटी में था कि यहाँ पर ये ऐसा है कि पूरे देश के तो अंदर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। कल को ऐसे लोग हैं कई सारे क्या करते हैं, देश छोड़कर बाहर भाग जाते हैं, अब कहते हैं अब कर लो क्या करना है। तो जो देश छोड़कर बाहर जाएंगे उसके ऊपर भी ये लगेगा। ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर अब्रोड, पर्सन जो है सर्विस कर रहे हैं कहीं पर किसी भी तरीके से, किसी इवन कहीं शिप और एयरक्राफ्ट में भी है ना वे एक तरीके से, तो उनके ऊपर भी यानी कि एक तरीके से छोड़ेंगे नहीं बेटा जहां भी भागोगे। तो ये बातें हैं यहाँ पर लेकिन ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोहा भी आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये सारी चीज़ें दे तो दी हैं पर लेकिन इसके पीछे कंडीशन ये रहता है कि भाई साहब कल को चलकर इसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए, क्योंकि सरकार के खिलाफ कोई बोले और सरकार सबको पढ़ पढ़ के जेल में डाले तो टेररिस्ट है, ऐसी भी हरकतें देखने को मिलती हैं। तो ये यहाँ पर देखने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट बैठा है कि इसको किस तरीके से टैकल किया जाए। तो यहाँ पर ये काफ़ी एक अहम मुद्दा है जिसको आप लोग समझ सकते हैं। तो यूएपीए के तहत यहाँ पर ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा। हालांकि कई बार जो है इस तरीके के कानून जो है वो फंडामेंटल राइट के आड़े में आते हैं, यानी कि कोई अगर इंडिविजुअल अपनी बातें रख रहा है तो उसको राइट टू फ्रीडम है, पर लेकिन उसके ऊपर यूएपीए लगाकर उसको जेल में डाला गया है। पास्ट में भी ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि गलत इस्तेमाल न करें कृपया इन चीज़ों का, वरना फंडामेंटल राइट का हनन होगा। और जैसे ही फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो फिर पिक्चर में कौन आ जाता है कि हम आ जाते हैं, हम यानी कि महामहिम सुप्रीम कोर्ट जी। और फिर हम क्या करते हैं वो सबको पता है, फिर आप लोग बोलते हो कि हमारे एरिया में आकर घुस रहे हो, सरकार बोलती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। एक कंट्रोवर्शियल इशू भी रहता है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। कल को अगर क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूजन आना नहीं है कि ऐसा ऐसा भी है, ठीक है। तो हर सिक्के के दो पहलू हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर तो मिड पाथ लेकर चलना चाहिए, बुद्धा वाला पाथ, ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है। आप लोग ही क्या रहे जरूर बताना। फीडबैक नहीं देते यार आजकल, क्या चक्कर है, मतलब फीडबैक देने में बड़ी एक तरीके से आप लोग क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, मतलब आलस बरत रहे हो। क्या है ऐसा, ये तो बता दो। उसमें कोई टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है क्या फीडबैक देने में बता दो यार 1 सेकंड लगती है। लाइक या फिर डिसलाइक जो भी मन करा करे उसको बता दिया करो, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया करो सर ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। उसमें भी दिक्कत होती है, मतलब वीडियो इतने लोग देख रहे हैं और वहाँ पर 5-6 हज़ार मुश्किल से फीडबैक आते हैं। रीज़न क्या है ये बता दो मुझे, मेरी समझ में आज तक नहीं आया। 1 सेकंड का काम भी करने में दिक्कत है, और वैसे आप लोग बोलते हो सर 1.5 घंटे की वीडियो बता दो यार, कुछ तो मुझे भी समझ में आना चाहिए ना। दोस्तों ये आर्टिकल पढ़ने के बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि एक नॉर्मल इंसान किसी आर्टिकल को कैसे पढ़ेगा। और अगर यूपीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं
तो आप लोगों को ये आर्टिकल जो है वो कैसे पढ़ना है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। अभी आप लोगों ने देखा एक बहुत ही एक दुख भरी घटना देखने को मिली, जिसमें हमारे हाई कमिश्नर से हमारा तिरंगा जो है वो उतार दिया गया। जो प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर थे, यानी कि जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, उन लोगों के द्वारा यहाँ पर इसको उतार दिया गया। अब ये बहुत ही एक तरीके से शर्मनाक घटना देखने को मिली थी यूके के अंदर में। हालांकि फिर इससे भी बड़ा, बहुत ही बड़ा झंडा जो है यहाँ पर टांग दिया गया, वो उनको जवाब देने के लिए, वो एक अलग बात है। पर लेकिन ये हमारी एम्बेसी के अंदर घुसकर ऐसी हरकतें की गई है और खालिस्तानी झंडे यहाँ पर लहरा रहे थे, तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये निकल कर आया कि ये जो प्रेमाइस होता है जहाँ पर कोई पर्टिकुलर देश की एम्बेसी बनी होती है, बहुत ही सुरक्षित ये जगह होती है। यहाँ पर कोई इस तरीके से कैसे एंट्री कर सकता है, आप लोगों ने इनको अलाउ भी कैसे कर दिया वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इशू बन गया। तो नॉर्मल ये एक न्यूज़ उसके लिए होगी जो एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन है कि यार ऐसी कुछ घटना घटी और बहुत ही गलत हुआ, यहाँ तक काम खत्म हो गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और यूके की सरकार को कुछ करना चाहिए और हमारी सरकार को भी एक तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप उठाना चाहिए। यहाँ तक चीज़ें सही हैं अगर इतना आप लोग नॉर्मल सिटीजन के तौर पर देखो। अभी यहाँ पर देखो, अब अगर यूपीएससी एस्पायरेंट है तो क्या देखोगे, तो पिक्चर में आ गया वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन क्या बोलता है, यानी कि वियना कन्वेंशन एक ऐसा कन्वेंशन है जो कि ये बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर किसी देश के अंदर में अगर किसी देश की एम्बेसी है या फिर कोई डिप्लोमेट का कोई ऐसा ऑफिस है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये बातें जो है वो वियना कन्वेंशन यहाँ पर बताता है, यानी कि आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है, आप लोगों को यहाँ पर चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वियना कन्वेंशन जो है ऑन द डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये बाकायदा इन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, जो कि 1964 में ये चीज़ें साइन की गई थी। और दो देशों को छोड़कर, देश क्या दो एक तरीके से बोल सकते हैं, एक एरिया है, एक तो है यहाँ पर बेसिकली पालू और दूसरा है साउथ सुडान। उन दोनों को छोड़कर दुनिया में सब ने वियना कन्वेंशन के ऊपर जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको रेक्टिफाई कर रखा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसके देश की एम्बेसी के साथ में कुछ भी ऐसा यहाँ पर देखने को मिले दूसरे देश के अंदर में। तो इसमें जो वियना कन्वेंशन है, इसका आर्टिकल 22 यानी कि आर्टिकल 22 वो साफ साफ बोलता है कि कोई भी किसी भी तरीके की हरकतें जो हैं उस प्रेमाइस में नहीं होना चाहिए। किसी चीज़ को डैमेज करना, डिस्टर्बेंस करना, पीस को ख़त्म करना, उसमें ये नहीं करेगा कोई भी किसी देश की एम्बेसी में। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस देश की, जिस देश के अंदर एम्बेसी है, कि वो सुरक्षा प्रोवाइड कराए। इवन ये तो मैंने नॉर्मल बातें बता दी कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये तक बोला गया है कि अगर उसके अंदर एम्बेसी के अंदर में कोई डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, कोई दस्तावेज रखे हुए हैं, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है। यहाँ तो मैंने नॉर्मल लोगों की बातें की, यहाँ तक तो दस्तावेज तक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात की गई है वियना कन्वेंशन के अंदर में। ये बात करते हैं, कई सारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 27, 29, 34, वो सारे आप लोगों को रटने नहीं, याद नहीं रखने। बस इतना याद रखिएगा, अगर किसी देश की एम्बेसी किसी देश के अंदर में है तो ये पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस देश की रहती है कि वो कैसे वहाँ पर चीज़ों को प्रोटेक्ट करें, कैसे वहाँ पर चीज़ों को नॉर्मल रखें, कैसे वहाँ पर शांति प्रोवाइड करानी है, कैसे वहाँ पर आप लोगों को बेसिकली जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है। इवन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जैसे उसका आर्टिकल 36 है, आर्टिकल 36 तो ये बोलता है कि उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी तक नहीं लगती है अगर वो कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। आर्टिकल 34 ये बोलता है कि वहाँ पर कोई टैक्स का भी एक तरीके से फंडा नहीं रहेगा, यानी कि टैक्स में भी छूट मिलेगी अगर कोई डिप्लोमेट वहाँ पर है। यानी कि ये बिल्कुल ऐसा होता है कि एक कंट्री के लोगों को उस कंट्री में कुछ जगह देकर रहने के लिए देते हैं, ताकि इस कंट्री के लोग जो हैं उस कंट्री के साथ में रिलेशन अच्छे बना सके। यानी कि हमारा यूके के अंदर में जो हाई कमीशन है वो इसलिए है ताकि दोनों देश के बीच में संबंध जो है वो आसान बने रहे, अच्छे बने रहे। पर लेकिन उसके अंदर में अगर कोई हरकतें हो रही है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी सरकार की है। आप देखो यहाँ पर बैरिकेड्स ऑफ जो यहाँ पर यूके मिशन इन दिल्ली आफ्टर प्रोटेस्ट इन लंदन, आप लोगों को देखने को मिलेगा हम लोगों ने क्या किए, जो इनकी एम्बेसी है इंडिया के अंदर में वहाँ से बैरिकेड हटा दिए। यानी कि कोई भी जाओ, अब तुम भी जाओ भाई साहब, तुम भी वहाँ पर झंडे हटाओ इनके, तुम भी कूदो जिसको कूदना है। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपनी तरफ से यहाँ पर ये चीज़ें बोली कि अगर तुम ये बदतमीजी काट रहे हो तो ऐसी बदतमीजी हम भी काट सकते हैं। ये ओनली तुम नहीं हो कि ये बदतमीजी काट रहे हो, ये हमारे भी हाथ में है, हम भी कर सकते हैं 1 मिनट में। तो यूके तुरंत यहाँ पर समझ गया कि बदतमीजी जो है एक हद तक ही हो सकती है। इवन यहाँ पर हमारी कंट्री में तुरंत एक जो है बेसिकली जो एक तरीके से एक मतलब आदेश पार किया गया कि इनकी एम्बेसी के पास में एक पब्लिक टॉयलेट बनाया जाए। पब्लिक टॉयलेट तो कहीं भी बनाया जा सकता है, लोग इधर उधर पेशाब करते हैं, तो पब्लिक टॉयलेट का मतलब यहाँ पर हो गया, इन्होंने तुरंत बोला कि ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि वो हमारी जो एम्बेसी है उसको खतरा हो जाएगा। मतलब हमारे जो एम्बेसी के ऊपर चढ़कर झंडा उतार दिया और हम लोग अगर ये भी कर रहे हैं तो तुमको दिक्कतें हो रही है। तो ये सारी घटनाएं बाकायदा सोची समझी होती हैं। ये इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने के तरीके हैं। इंडिया जो है यूक्रेन के मुद्दे पर रसिया का साथ नहीं दे रहा है,
तो उसकी वजह से बेसिकली रसिया का साथ दे रहा है, उसकी वजह से चाहते हैं कि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाकर उसके अपने हिसाब से उसको चलाया जा सके। ये हरकतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यानी कि जो भी हरकतें होती हैं ना इंटरनेशनल लेवल पर, उसके पीछे बड़ी ही सोची समझी साजिश होती है। ऐसा नहीं कि हवाबाजी में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब कुछ बातें मैं आप लोगों को थोड़ी सी वियना कन्वेंशन के बारे में कुछ और बता देता हूँ। जैसे वियना कन्वेंशन ये नंबर ऑफ ट्रीटी है, ऐसा नहीं कि कोई एक सिस्टम आया और उसको इस्टेब्लिश कर दिया। इंटरनेशनल लेवल पर कोई डिप्लोमेटिक किस तरीके से दूसरे देश के अंदर में रहेंगे तो उस डिप्लोमेसी को कैसे फॉलो करना है, तो उसके लिए वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, वहां पर एक कन्वेंशन यानी कि एक तरीके से डील बोल सकते हैं साइन की गई और अलग अलग कन्वेंशन लाए गए ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो वियना कन्वेंशन 1961 का एक तो डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में बात करता है। ये सिविल जो लाइबिलिटीज है बेसिकली फॉर द न्यूक्लियर डैमेज अगर कुछ होता है तो उसके बारे में बात करते हैं। कई बार ना आप लोग ये देखते हैं हमारे देश के अंदर में, जैसे आप लोगों को पता है भोपाल के अंदर भोपाल गैस त्रैसदी होगी, तो कई बार उसका डैमेज कौन भरेगा उसके ऊपर ही बात करते हैं। इसी के साथ में कॉन्सुलर रिलेशन के बारे में बात करते हैं 1963। वियना कन्वेंशन रोड एंड ट्रैफिक से रिलेटेड भी है 1968। वियना कन्वेंशन यहाँ पर लॉ ऑफ द ट्रीटी भी है 1969। प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर के लिए भी वियना कन्वेंशन है, ये 1985 में। वियना कन्वेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी है 1986 का। इवन यहाँ पर जो गलत तरीके से जो दवाइयाँ इधर उधर लाइव बेचाई जाती हैं जो कि दिमाग पर बहुत नुकसान डालती है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है अगेंस्ट इन सब चीज़ों के 1988 का। जो मैंने बोला ना कि आर्टिकल 47 कि नशीली दवाइयों को बेसिकली देश के अंदर में किसी भी तरीके से बढ़ने से रोकना है ताकि लोगों की हेल्थ को पकड़ा जा सके। तो जो ऐसी कोई गलत दवाइयाँ होती हैं उसके लिए भी इंटरनेशनल लेवल पर प्रोविज़न है। तो ये प्रोविज़न जो बेसिकली होते हैं ये इसी चीज़ को बताते हैं कि कैसे हम लोग को इसको जो कि सही तरीके से लेकर चलना है। इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे के साथ में जो संबंध है वो नहीं कहते कि संबंध बने रहे, बस वो अच्छी बात है। तो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो डिप्लोमेटिक रिलेशन एक 1961 और यहाँ पर 1964 आप लोगों को देखने को मिलता है। ये इसी चीज़ से रिलेटेड है कि कैसे हम लोग अपनी जो वहाँ पर कोई एम्बेसी है उसको सुरक्षा प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं। तो अगर इन्होंने जो हरकतें की हैं वो हरकतें हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास में हरकतें करने का अधिकार नहीं है। 1 मिनट में इनकी नानी याद आ जाएगी। क्वेश्चन अगर बात करें वियना कन्वेंशन जो ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में बात करें तो आप लोग देखते हैं प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है और कैसे टर्मिनेट करना है डिप्लोमेटिक रिलेशन, इसके बारे में पूरी बातें यहाँ पर बताता है। एक तरीके से दोनों बेस की दोनों कंट्री के बीच में या फिर दोनों स्टेट बोला जाता है। देखिए जैसे आजकल में हम लोग बोलते हैं ना हमारी कंट्री के अंदर में 28 स्टेट हैं, ठीक है। ऐसे ही जब यूएन के अंदर में हम लोग जाते हैं तो हम वैसे तो इंडिया एक कंट्री है पर लेकिन यूएन के अंदर में 193 मेंबर है, तो वहाँ पर जाकर हम लोग एक स्टेट बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई भी अगर कन्वेंशन होता है उसमें स्टेट लिखा होता है कि दोनों स्टेट, तो यानी कि 193 स्टेट हो गए। अब यूएन एक तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा एक ग्रुप हो गया, उसमें हम लोग भी एज ए क्या है, एज ए स्टेट के तौर पर है। यूएसए भी एक स्टेट हो गया, वहाँ पर चाइना भी एक स्टेट हो गया, ठीक है। तो वियना कन्वेंशन जो है 1964 में यहाँ पर लेकर आया गया था, जो रेक्टिफाई किया गया। और इसके तहत में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, किसी भी तरह कोई फियर ना हो, कोई हरासमेंट ना देखने को मिले। होस्ट कंट्री को ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। डिप्लोमेटिक जो चीज़ों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, कोई भी अगर दुर्घटना भी यहाँ पर घटती है तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर क्या है, आंसर है यहाँ पर डी। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ऑल ऑफ द अबव सही है। तो 2 हैं यहाँ पर, इनके नाम भी आप लोग याद रखते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पलाऊ है और दक्षिण यानी कि साउथ सूडान है जो अपवाद है जिन्होंने अब तक इसको बेसिकली रेटिफाई नहीं किया है अपनी पार्लियामेंट में, वरना सबने यहाँ पर इसको रेटिफाई कर रखा है क्योंकि सब चाहते हैं हमारे देश के रिलेशन दूसरे देश के साथ में अच्छे बने रहे और उसमें कोई समस्या ना आए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं वियना कन्वेंशन काउंसिलर रिलेशन 1963, ऑन रोड जो ट्रैफिक है 1968, ऑन लॉ ऑफ द ट्रीटी 1969 और ओजोन से रिलेटेड 1985। सही आंसर क्या है अगर बात करें, कौन सा पेयर सही तरीके से मैच है? ए में बोला गया ओनली 1 पेयर, बी में बोला गया ओनली 2 पेयर, सी में बोला गया ओनली 3 पेयर और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को क्या रहेगा, यहाँ पर आप लोगों को आंसर देखने को मिल जाएगा। तो सारे के सारे पेयर जो हैं वो करेक्टली मैच है, कोई भी कंफ्यूजन इसको रिलेटेड नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट जो है माइंड में क्लियर होना चाहिए। कुछ और भी यहाँ पर अगर आर्टिकल के बारे में बात करें, आर्टिकल 30 क्या बोलता है, गारंटी फ्री कम्युनिकेशन। आर्टिकल 31 स्टेब्लिशमेंट ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम द सिविल एंड क्रिमिनल जुडिक्शन। हमारे देश का कोई पर्टिकुलर अगर यहाँ पर डिप्लोमेट अगर आज के डेट में यूके के अंदर है और वो कोई गलत हरकत वहाँ पर कर देता है तो उसको वहाँ पर सजा नहीं मिलेगी, सजा जो है हमारा देश देगा, हमारे देश में आकर उसको सजा मिलेगी कानून के हिसाब से, ये याद रखेगा, ठीक है। आर्टिकल 36 क्या है, वो एग्जाम्पशन प्रोवाइड करता है कस्टम ड्यूटी और इनसे रिलेटेड। करेक्ट आंसर क्या है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन।
सही आंसर क्या है देख लेते हैं, इसको अच्छे से समझिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्टिकल 27 यहां पर बात करता है, जो बोला गया था आर्टिकल 30, तो बाकी के दोनों बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर आप लोगों के सामने क्या हो गया, आंसर यहां पर आप लोगों के सामने ओनली 2 हो गया। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वियना कन्वेंशन के बारे में। तो आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना है, ना कि आप लोगों को कि हाँ वहां पर ऐसा हो गया, वो गलत था बिल्कुल। पर लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो इस पे इतनी सारी वीडियोस हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और उनको वो आम जनता के लिए होती है वीडियो। आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को पढ़ना क्या है, आप लोगों के एग्जाम के लिए क्या पॉजिटिव है यहाँ से, जो ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए। तो वो चीज़ें ध्यान रखें। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होना चाहिए क्या चल रहा है, होना चाहिए, पर लेकिन इसके ऊपर इतना नहीं कि आप लोग वहाँ पर पीएचडी का डालो, पूरे दिन बैठ के इसी के ऊपर वीडियो देखे जा रहे हो, 1-1 घंटे की वीडियो चल रही है इसके ऊपर, पूरे दिन जो है न्यूज़ चैनल ने यही चला रखे हैं। तो उसको थोड़ा सा आप लोग समझो एक डिप्लोमेट की तरीके से, कितना इशू है क्या पता आप लोगों को होना चाहिए, और रियलिटी में ग्राउंड पे क्या है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, मुझे लगता है कि अब माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। तो इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक है दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या आती है जब कोई इंसान जो है वो इंश्योरेंस लेता है, उस टाइम पर फिर उसका सेटलमेंट नहीं होता है। कई बार जब रिक्वायरमेंट होती है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करो या फिर कोई दूसरा इंश्योरेंस हो गया, तो कई बार उसमें कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो परेशान करती है। पढ़ा लिखा इंसान है थोड़ा सा, वो फिर भी चीज़ों को सोल्व कर लेता है इधर उधर हाथ पैर मारकर। पर सोचो एक किसान जो कि अपनी खेती पर फोकस करे या फिर इन इंश्योरेंस कंपनीज के चक्कर काटता रहे, उसका सॉल्यूशन निकाला गया है बड़ा ही शानदार तरीके से, जिसका नाम रखा गया डिजी क्लेम। यानी कि जो भी आप लोगों का इंश्योरेंस है उसका क्लेम आप लोगों के अकाउंट में पहुंच जाएगा बिना कोई टेंशन लिए हुए। तो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल से रिलेटेड यहाँ पर ये बातें की जा रही है, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र जो तोमर जी हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली चीज़ें सामने रखी गई, और पीआईबी के द्वारा ये न्यूज़ जो है वो कवर की गई। तो किसानों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पर जो आप लोग बेसिकली खेती बाड़ी के साथ में कनेक्टेड है, तो आप लोगों के लिए तो इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। डिजी क्लेम क्या है अगर बात करें, तो ये बात कर रहे हैं कि सेटलमेंट करने के लिए जो भी यहाँ पर आज की डेट में जो क्लेम होते हैं बेसिकली इंश्योरेंस के, खासकर कौन से इंश्योरेंस के, तो बात की जा रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये एक ऐसी स्कीम हमारे देश के अंदर में लॉन्च की गई थी, जिससे किसानों की अगर फसल यानी कि क्रॉप जो बर्बाद होती है उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी इंश्योरेंस करके। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग कई बार मोबाइल का भी इंश्योरेंस ले लेते हैं कि यार मोबाइल जो है वो टूट ना जाए। ठीक है, कई बार अच्छी ऐसे कोई महंगी चीज़ जहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंश्योरेंस लेकर रख लेते हैं कि यार कोई दिक्कत ना आ जाए इसको लेकर। तो सेम पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले तो इस स्कीम के बारे में बता देता हूँ, इसी बहाने आप लोगों की एक स्कीम भी कवर हो जाएगी। इसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये जो योजना है ये स्टार्ट की गई थी यहाँ पर 2016 के अंदर में, ताकि किसानों को उनकी फसल का बीमा किया जा सके, अगर बर्बाद होती है तो उनको संवारा जा सके। तो इसमें कौन सी मिनिस्ट्री काम आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर वाली मिनिस्ट्री आप लोगों को यहाँ पर काम करती नजर आएगी, जिसके मिनिस्टर जो हैं वो नरेंद्र तोमर जी हैं। ये रिप्लेस किसको किया इसने, इससे पहले क्या कोई और स्कीम भी थी हमारे देश के अंदर में? जी हाँ, एक स्कीम थी जिसको बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो ये स्कीम हुआ करती थी, और यहाँ पर इसको एक और स्कीम थी जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि इसके सामने एम लगा दिया और यहाँ पर ये पूरी स्कीम थी। तो इसको रिप्लेस कर कर यहाँ पर ये स्कीम बनाएगी, जो कि आप लोग याद रखिएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये जब स्कीम बनाई गई तो यहाँ पर बोला गया कि किसानों का कोई भी नुकसान होगा तो उनका नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके लिए प्रॉपर रेट भी रखे गए, और उन रेट से क्वेश्चन भी बनता है आप लोगों का, याद रखिएगा। यूनिफॉर्म प्रीमियर की बात यहाँ पर की गई, जो कि पैडी क्रॉप बेसिकली उनके लिए पेड किया जाता है, जो कि ऑल खरीफ क्रॉप। तो जो खरीफ क्रॉप है सारी की सारी, उनके लिए रखा गया 2% का यहाँ पर बेसिकली प्रीमियम, जो कि ऑल खरीफ क्रॉप के लिए है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा किसके लिए, जो कि रबी क्रॉप होती हैं उनके लिए रखा गया था 1.5 का। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है। बाकी हॉर्टिकल्चर जो है और जो दूसरी जो एनुअल जो कमर्शियल क्रॉप है उनके लिए 5% का यहाँ पर रखा गया था, जैसे बागानी वगैरह। तो यहाँ पर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है कि रबी क्रॉप जो है उसके लिए 1.5, रबी क्रॉप के लिए 2% का रखा गया, सॉरी फिर से सुन लो, खरीफ क्रॉप के लिए 2% का रखा गया, रबी क्रॉप के लिए 1.5 का रखा गया, और इसके साथ में जो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कमर्शियल जो हॉर्टिकल्चर वाली फूल और बागवानी वगैरह उनके लिए 5% का रखा गया। तो ये जो क्लेम होता है उनका, उसको सेटलमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा दुविधा आती थी। यहाँ पर बहुत सारे किसान जो है वो फ्रस्ट्रेशन में रहते थे, यार पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या काम चलेगा,
उसी का सेटलमेंट करने के लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिस्टम लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तभी आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो बोला जा रहा है इसकी हेल्प से 1260 करोड़ रुपए जो हैं उनका बेसिकली भुगतान किया जा रहा है, और ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये उत्तराखंड और हरियाणा, इन राज्यों में फायदा पहुंचाने वाली है। आपका है इनमें से कोई सा राज्य है बताइएगा, अगर आपका है तो आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो फार्मर जो है उनको डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में सारी चीज़ें जो हैं वो सेटलमेंट हो जाएंगी ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैनर में। तो ये याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी जो इनेबल की जा रही है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के थ्रू, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, ताकि जो भी सेटलमेंट है फार्मर के वो उन तक पहुंच सके। तो अपने ही आप में काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली स्कीम आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर कल को बने तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन स्कीम से पूछा सकता है, तो एक स्कीम भी हो गई और ये डिजी क्लेम दोनों एक साथ में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करा देते हैं। ठीक है, जो भी डाउट हो बताना और फीडबैक जरूर दे दिया करो, अच्छा बुरा जैसा भी लगता है आप लोगों को, माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए चीज़ों की, उसको बता दिया करो, इससे मुझे पता चलता रहता है आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, एक डायलॉग आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है यार। इंसान जो है ज़िंदगी भर एक तरीके से मेहनत कर 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 पैसा कमाता है अपनी हेल्थ को बर्बाद करके, और फिर क्या करता है, उसी पैसे को लगाता है अपनी हेल्थ को ठीक करने में, और इसके चलते ये पूरा प्रोसीजर जो है ये काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है एक इंसान की ज़िंदगी में। तो राजस्थान ने इस पर्टिकुलर समस्या का समाधान करने के लिए बड़ा ही शानदार स्टेप उठाया है। अप्रिशिएट करने लायक स्टेप है यहाँ पर ये कि राजस्थान की जो असेंबली है उसने राइट टू हेल्थ बिल जो है वो पास किया है अभी, ताकि फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जा सके जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं और सेलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह है कि फ्री में उपचार मिलेगा राजस्थान के नागरिकों को। राजस्थान के नागरिकों को बेसिकली एक तरह जो राजस्थान के अंदर में रहते हैं उनको यहाँ पर ये फैसिलिटी मिलने वाली है। राजस्थान हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे बड़ी बाउंड्री टच करता है पाकिस्तान के साथ में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप लोगों को ये बताना है कि सबसे कम बाउंड्री पाकिस्तान के साथ में हमारे देश का कौन सा राज्य टच करता है। वो यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है, ठीक है। बताइएगा आप लोग कि आंसर आप लोग के हिसाब से क्या है। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये हेल्थ वाले सेक्शन के साथ में आप लोग, यानी कि जो स्वास्थ्य वाला सेक्शन है जीएस पेपर 2 के अंदर में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्यों बन गया ये? इंपॉर्टेंट मुद्दा ये बन गया कि जब कोई पहली बार कोई काम कर दे तो वो अक्सर न्यूज़ में आता ही आता है। तो राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास कर दिया। राइट टू हेल्थ बिल समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि आप लोगों का अधिकार बनाया जा रहा है। ये मतलब जो शब्द बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अधिकार का मतलब पता है क्या है? अधिकार का मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों को जो अधिकार मिला है वो पूरा नहीं हो रहा है तो आप लोग उसको लेकर कई बार क्या है, इतने अधिकार रहते हैं कि आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है? आप लोग के मौलिक अधिकार अगर उनका पूरा आप लोगों को बेसिकली कंप्लीशन नहीं हो रहा है तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। एमजी नरेगा ने क्या किया था आप लोगों को? एमजी नरेगा ने आप लोगों को काम करने का अधिकार दिया था। काम करने का अधिकार मतलब अगर आप लोगों ने एक बार जाकर काम मांग लिया कि भाई साहब मुझे काम दे दो, मेरे पास में कोई काम नहीं है, और वो काम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लोगों को उसका भत्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपने तो मांगा पर उन्होंने दिया नहीं, तो इसको कहते हैं अधिकार। यानी कि उसके बदले में आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आप लोगों का अधिकार जो है वो पूरा नहीं हुआ तो वो अधिकार का मतलब ही यही होता है। यानी कि एक तरीके से आप लोगों के एक अधिकार मिल गया, अगर उसको पूरा नहीं होगा तो फिर जो पूरा नहीं करेंगे उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। पर लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, अधिकार नहीं है, तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है। पर लेकिन कोई भी चीज़ जो होती है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब ये चीज़ जो बेसिकली राजस्थान के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी है, पर लेकिन जो राजस्थान के अंदर रहने वाले डॉक्टर हैं उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उनको तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन रहेगा, पता नहीं कौन आगे किस टाइम क्या बोल रहा है। तो बहुत ही एक तरीके से उसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर इस मुद्दे को लेकर। तो यहाँ पर बोला है बेसिकली, अभी यहाँ पर ये बोला है कि स्टेट के द्वारा जो भी रेजिडेंट है जो स्टेट के अंदर रहते हैं वो फ्री आउट पेशेंट जो डिपार्टमेंट है यानी कि ओपीडी है, और इसी के साथ में इन पेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी की सर्विस ऑल पब्लिक फैसिलिटी यानी कि सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री इंजॉय कर सकते हैं। और यही सेम फैसिलिटी वो सेलेक्टेड जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट मुद्दा क्यों बन जाता है? आप लोगों को पता है हमारे संविधान के अंदर में पार्ट 3 है जिसको आप लोग बेसिकली फंडामेंटल राइट वाला पार्ट बोलते हैं। इसके अंदर में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक का मूल अधिकार आप लोगों को मिले हुए हैं।
इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको इतना खींचा गया है कोर्ट के द्वारा जिसकी कुछ हद नहीं है, और इसकी वजह से उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें समाहित हो गई हैं। एक अधिकार है उसमें आर्टिकल 21, यानी कि आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21। ये क्या करता है, ये आप लोग को राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, यानी कि आप लोगों का अधिकार है जिंदा रहने का। कोई आप लोगों को मारे तो आप लोग बोल सकते हैं कोर्ट में जाकर कि वो मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है, कर रही है। तो ये आप लोगों के अधिकार यहाँ पर इन्होंने बना दिए हैं। तो सीधा सीधा मतलब इसका यहाँ पर ये हो गया कि आप लोगों का अधिकार है, आप लोग की जब जिंदा रहेंगे तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। तो जिंदा इंसान कैसे रहेगा, जब उसको हेल्थ से रिलेटेड जो सर्विस अच्छे से मिलेंगी। तो इसलिए यहाँ पर वो भी इंक्लूड हो जाता है कि इंसान की हेल्थ के बारे में जो सर्विस है वो यहाँ से उसको प्रोवाइड कराई जाती है, कि एक तरीका मूल अधिकार आप लोगों का यहाँ पर हो जाता है। सेम पैटर्न नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको एनजीटी बोलते हैं, हमारे देश के अंदर में एक बॉडी बनाई गई ताकि इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं उनको देखें, यानी कि कोई वातावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। और यहाँ पर बोला गया ये कहाँ से निकाल कर हम लोग लाए, तो इसको आर्टिकल 21 से निकाल कर लाए। वो कैसे, क्योंकि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। जब अच्छा वातावरण होगा हमारे आसपास में तभी तो हम लोग एक तरीके से हष्टपुष्ट रहेंगे। अगर वातावरण ही खराब हो गया तो हम लोग हष्टपुष्ट कैसे रहेंगे। तो आर्टिकल 21 से ही यहाँ पर निकाल के लाए क्या, कि इन्वायरमेंट भी स्वच्छ होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर आर्टिकल 21 से बहुत सारी चीजें जो हैं वो कोर्ट ने निकाली है। तो राइट टू हेल्थ जो बिल है ये एक तरीके का एक्सेस प्रोवाइड कराएगा लोगों को स्टेट के अंदर में, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर सर्विस जो भी होती है, जो एक तरीके से रेजिडेंट स्टेट के अंदर में जो भी स्टेब्लिश है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो मतलब क्या है, एक तरीके से आप लोग सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि एक नया अधिकार ऐड कर दिया राइट टू हेल्थ यहाँ पर, ताकि वो अपने अधिकार को एंजॉय कर सकें और अपने अधिकार को एंजॉय कर कर अपनी हेल्थ का जो है वो यहाँ पर ध्यान रख सकें। तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा ये एक तरीके से जो पर्टिकुलर आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम के अंदर में आप लोगों को जो देखने को मिलते हैं आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22, उसके अंदर में आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 इस पर्टिकुलर चीज के लिए यहाँ पर जाना जाता है। तो अपने ही आप में काफी बड़ी बात होगी यहाँ पर। इसके की जो फीचर हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं सारे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पर लेकिन ये ऐसे ही हवाबाजी में नहीं होती है, कोई भी ऐसा काम अगर होता है तो उसके पीछे एक सिस्टमेटिक एक ढांचा रहता है और किसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहता है। जब लगता है कि यार ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा तो बहुत सारी समस्याएं निकल कर आती हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके ऊपर कुछ काम किए जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल मतलब आप लोगों को पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में काम करती है। पर लेकिन ह्यूमन राइट के बारे में बात करते हैं तो वो भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए। जैसे राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ जो है वो एक तरीका इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर राइट है। मतलब एक इंसान अगर खुश रहेगा, अच्छा रहेगा, हष्टपुष्ट रहेगा तभी तो कुछ जिंदगी में कर पाएगा। तो इसलिए बोला गया कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार है उसका राइट टू हेल्थ। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस तरीके से डेफिनेशन दी गई है कि राइट टू हेल्थ क्या है। तो अगर राइट टू हेल्थ की डेफिनेशन भी आप लोगों को लिखने के लिए आ जाए कि स्वास्थ्य का अधिकार क्या है, तो याद रखिएगा राइट टू हेल्थ इज इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट to a universal minimum standard of the health to which all individual are entitled। मतलब हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान को ये अधिकार है कि उसको राइट टू हेल्थ मिले, मिनिमम इतना तो स्टैंडर्ड मिले कि वो जिंदा रह सके। मैंने बोला था ना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आर्टिकल 21, उसके पीछे रीजन क्या था, कम से कम ऐसा तो इन्वायरमेंट रखो हम लोग सांस ले सकें, हवा ऐसी तो रखो हम लोग जिंदा रह सकें। अगर तुमने बर्बाद कर दी हो हवा, हम लोग वैसे ही मर जाएंगे। तो राइट टू हेल्थ कहाँ रह गए यहाँ पर, तो इसलिए वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गया। फर्स्ट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है WHO कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इस पर्टिकुलर ये सिस्टम को यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूट किया ये 1946 की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एक तरीके से एक इंसान को जिंदा रहने के लिए, एक इंसान को इंसान बना रहने के लिए उसकी हेल्थ जो है वो ज़्यादा जरूरी है। और हेल्थ में भी कई सारी हेल्थ आ जाती है, फिजिकल हेल्थ आ जाती है, उसकी मेंटल हेल्थ आ जाती है। एक सोसाइटी में कोई इसको टॉर्चर तो नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई बीमारी तो नहीं होगी ऐसे जैसे अभी कोविड-19 की बात करें आप लोग। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए एक डिक्लेरेशन भी लाया गया इंटरनेशनल लेवल पर। देखिए इंटरनेशनल लेवल पर पता है क्यों करते हैं काम, ताकि देश की दो अलग अलग, जो दुनिया की अलग अलग जो कंट्रीज हैं, जो अलग अलग देश हैं, वो इससे प्रेरणा लेकर अपने कानून बना सके। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। मैं बोल दूं कि अपने मन से आंसर राइटिंग करना है, तो आप लोग बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है। पर मैं बोल दूं कि यार ये आर्टिकल जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, ये पूरा आर्टिकल ध्यान से सुनो और इस आर्टिकल को सुनने के बाद में आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग क्या है
कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है, जैसे बात की जा रही है बिसाइड बीइंग ए मोरल इंपेरेटिव ऑफ वेलफेयर स्टेट प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज नेसेसरी तो प्री कंडीशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि प्राइमरी हेल्थ एक तरीके से सर्विस एटलीस्ट लोगों को मिलनी चाहिए अगर आप लोग उनको सही तरीके से कल्याणकारी राज्य की जो एक तरीके से व्यवस्था में रखना चाहते हैं। तो आप लोगों को बोल दूं कि इसको लिखो तो आप लोग बोलोगे सर समझ में नहीं आया, पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं पहले कि एक ढांचा आप लोगों को दे रहा हूं तो आप लोगों को ये ढांचा समझना है और इसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये पूरा का पूरा ढांचा जो है आप लोगों की समझ में आ गया। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर ये है, नेशनल लेवल पर ये है, इस कानून के अंदर में ये है। तो आप लोग से अब यहां पर कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे, कोई मेंस में क्वेश्चन पूछे, कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे, अब आर्टिकल इस तरीके से कवर हो जाएगा कि हर जगह आप लोग आंसर दे पाएंगे। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर ये एक ढांचा बनाकर दे देते हैं सबको कि भाई साहब इसमें से निकाल कर आप लोग अपने अपने कानून बना लो। तो 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन हेल्थ जो यहां पर मेंशन करता है उसमें तो राइट टू हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर भी आर्टिकल 25, ये आर्टिकल 25 हमारे संविधान का नहीं है, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो मानक जो अधिकार है यहाँ पर उनका ये एक स्टैंडर्ड है जो कि यहाँ पर उसके अनुच्छेद 21 में आता है। तो इन्होंने बोला है कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ का, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा जो कि जरूरी है। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम मापदंड यहाँ पर होने चाहिए। इसी के साथ में स्टिल जो बर्थ का रेट है और इन्फेंट मोर्टेलिटी है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चे की मृत्यु होती है तो शिशु मृत्यु दर को भी कम करना पड़ेगा, तभी जरूरी है यहाँ पर कि इंसान की हेल्थ सही रहेगी। इसी के साथ में हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन यानी कि चाइल्ड यानी कि बच्चे के स्वास्थ्य का विकास आप लोगों को करना है। इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्रियल हाइजीन, जहां पर भी कोई इंसान काम कर रहा है मान लीजिए वहां पर बहुत ही गंदगी है तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्वायरमेंटल और इंडस्ट्रियल साफ सफाई भी वहां पर होनी चाहिए, स्वच्छता, तभी जिंदा रहेंगी जिंदगी। ठीक है, इसी के साथ में बात की जा रही है प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक, एंडेमिक और ऑक्यूपेशनल और अदर डिजीज। आज की डेट में अगर आप लोग बात करें यहाँ पर कई सारी ऐसी बीमारियां देखने को मिलती है, जैसे अभी कोविड-19 आ गया, उसको तो एंडेमिक नहीं पेंडेमिक बोलना पड़ गया क्योंकि हर देश में उसी ताकत से फैला भाई साहब, दबाकर बिल्कुल, ना अमीर को छोड़ा, ना गरीब को छोड़ा, ना शहर को छोड़ा, ना गाँव को छोड़ा, जो एक जहां भी है सबको छत्रछाया में एक बेसिकली आंख से देखा उसने, मतलब एक नहीं गांधी जी सबको एक आंख से देखा करते थे, मतलब समान दृष्टि से देखा करते थे। तो कोविड-19 ने सबको समान दृष्टि से देखा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, कोई बीमार कोई स्वस्थ नहीं, कोई किसी शहर में गांव में कुछ नहीं है, सबको लपेट लिया उसने अपने साथ। ठीक है, तो इसके चलते ऐसे कोई बीमारी आती है तो उसको प्रिवेंशन करना भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको भी ध्यान रखना है, एश्योर करना है ऑल मेडिकल सर्विस, और इसी के साथ में मेडिकल जो अटेंशन देनी है अगर कोई सिकनेस होती है। तो ये पूरा मतलब ये है कि आप लोगों को ये स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं अगर अपना कानून बनाना है तो ये जरूरी है। पर लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, रोग कहाँ से लाएंगे हम लोग पैसा, तभी तो चलेगी आगे रेलगाड़ी। हमसे क्या है, इशू क्या है, हमारे देश में राइट टू हेल्थ तो हम लोगों ने प्रोवाइड करा दी, हम लोग बोले राइट टू एजुकेशन देते हैं हम लोग सबको, ठीक है भाई साहब बड़ी अच्छी बात है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, पर लेकिन स्कूल ही नहीं है आसपास में, कैसे लेंगे एजुकेशन, स्टेट बोला है हमने तो दे दिया अब तुम ले लो, अब कहाँ से ले लें, स्कूल तो बना दो। तो यहाँ पर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब हॉस्पिटल जो है उसके अंदर दिक्कत इतनी रहती है जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर हॉस्पिटल में प्राइवेट वाले के वहाँ पर चले जाओ, वो कहते हैं कि आ जाओ 5 स्टार वाली फैसिलिटी देंगे, सरकारी के पास में जाओ कहता है कि निकल लो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके। तो ऐसी कंडीशन कई बार देखने को मिलती है, तो बहुत ही बुरी कंडीशन हॉस्पिटल की रहती है। तो यहाँ पर राइट टू हेल्थ का क्या मतलब एक तरीके से मतलब रह गया, तो अस्पतालों की बहुत ज्यादा कमी है यहाँ पर, तो एक तरीके से डर्थ यानी कि बहुत कमी है यहाँ पर। इसी के साथ में फ्यू डॉक्टर पर 1000, अगर WHO की माने तो वो बोलता है कि एटलीस्ट यहाँ पर जो पॉपुलेशन है 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, यानी कि हर 1000 लोगों के हिस्से में एक डॉक्टर आना चाहिए। पर लेकिन हमारे यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो आंकड़ा है वो काफ़ी खतरनाक देखने को मिलेगा, यहाँ पर लगभग 1500 लोगों पर एक डॉक्टर आप लोगों को देखने को मिलता है, और भी इससे खराब है कई सारे एरिया में, ये तो एवरेज निकाल कर बताया जा रहा है, कई सारे एरिया में बहुत बुरी कंडीशन है। प्राइमरी हेल्थ सर्विस कहीं पर है ही नहीं है, अगर बेसिक जो इंसान की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एग्जिस्टिंग ही नहीं करती है। आप लोगों को बता दूं सबसे बुरी कंडीशन पता है कहाँ है, हम लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोग का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ, नहीं, सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार की जो जीडीपी का जो खर्चा है यहाँ पर हेल्थ के ऊपर 1.3, ये जीडीपी का इतना परसेंटेज है। जापान और यूएसए जैसी कंट्री में जाओगे 5-5, 6-6, 10-10% तक खर्च करते हैं अपनी हेल्थ के ऊपर। समझो कि एक तरीके से इंसान को हेल्थ इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है वहां पर, उसके बिना काम नहीं चलता है, और सारी फैसिलिटी उसके अंदर प्रोवाइड कराई जाती है। आप लोग खुद सोचो यार, आप लोग तो छोड़ो, मैं अपनी बात बताता हूँ। चलो मान लीजिए आज की डेट में आप लोग देखो, अपनी छोड़ो या फिर मेरी छोड़ो या अपने मम्मी पापा की देखो, मम्मी की ले लेते हैं चलो घर में,
मम्मी घर में काम कर रही है पूरे दिन, अगर मम्मी जो है खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए तो क्या कंडीशन बनेगी, ऊपर वाला ना करे कभी बीमार हो, पर लेकिन अगर हो जाए तो क्या होता है, पूरे घर की चरमर ने एक तरीके से ढांचा चरमरा जाता है। तो उससे क्या होता है, टाइम पर रोटी नहीं मिल रही है, सारे काम जो इधर उधर पड़े हैं, हम लोगों को काम करने की आदत नहीं है, हम लोग को अफरा तफरी में वो चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो यही सेम कंडीशन उस घर में होती है। मान लीजिए कोई सिंगल है, मतलब एक छोटा सा परिवार है, वहाँ पर किसी की वाइफ है, वो बीमार हो जाए, वहाँ पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सिचुएशन कैसी है, आप लोग अब मेरे ऊपर डालकर देखो, मैं बीमार हो गया तो लेक्चर नहीं आएगा, ठीक है, ये मत बोलना कि सर लेते तो लेक्चर वो तो अलग चीज़ है, पर लेकिन इन रियलिटी कई बार क्या होता है, ऐसा हो जाता है कि मतलब पेन पकड़ने का भी एक तरीके से हिम्मत नहीं रहती है। एक बार इतना फीवर था, पर लेकिन फिर भी देखो वो तो एक इंटरेस्ट की बात होती है, पर इन रियलिटी उस टाइम पर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि और ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है, डॉक्टर भी मना करते हैं। तो अगर मम्मी बीमार है फिर भी काम किया जा रही है तो और बीमार होगी, तो इससे क्या हो रहा है, सोचो देश के जितने नागरिक अलग अलग एरिया में आज के डेट में जॉब कर रहे हैं वो सारे बीमार होने लगे, तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा देश की अर्थव्यवस्था पर। तो इससे ज्यादा तो इंपैक्ट पड़ जाता है अगर हम लोग पैसा खर्च करते हैं अच्छे से, लोग बीमार नहीं हो रहे हैं, दबाकर काम कर रहे हैं अच्छे से, तो उससे कितना फायदा होगा आप लोग खुद देखो, तो उससे फायदा होगा बहुत ज्यादा और देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। इसी के साथ में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो मुझे है तो मुझे ही रहेगी। मान लो आज की डेट में कोई ऐसी बीमारी है जैसे हार्ट अटैक, अगर मुझे आ रहा है तो मुझे ही आएगा, किसी को ये नहीं कि आप लोगों को, आप मेरे पास में आओगे गले मिलोगे आप लोगों को हार्ट अटैक लग जाएगा, नहीं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि बात नहीं करती किसी के साथ में, ये भाव खाती हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से जिसको उसी के पास में रहेंगी। भाई साहब ये कहते हैं कि हम बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसान हैं, हम वन उन्हें कहते हैं वन वुमेन मैन, और वन जो कहते हैं ना, एक औरत के साथ में एक जो पुरुष, एक तरीके से एक जो वो वाला फंडा होता है कि हाँ एक ही जिंदगी में बस एक ही इंसान चाहिए, तो ये भी इनको भी बस एक ही जिसके लगे तो वो वही चाहिए, ये किसी और से प्यार नहीं करते हैं। तो वाली कंडीशन आप लोग देखते हैं, तो किसी के पास में जाएंगे नहीं, कहेंगे भाई हम तो यहीं पर ही रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसी डिजीज बढ़ती हैं, और वो कैसे बढ़ती हैं, इनको लाइफ स्टाइल डिजीज भी कई बार बोलते हैं। टाइम पे न सोना, टाइम पे न उठना, टाइम पे न खाना, ये सारी लाइफ स्टाइल डिजीज में आती हैं। तो जब यहाँ पर ऑलरेडी इतनी सारी समस्याएं हैं तो पहले बेसिक चीजें आप लोग सुधारो, मतलब बोल तो दिया आप लोगों ने एजुकेशन देंगे, पर लेकिन सबसे पहले स्कूल तो बनाओ, उनके लिए आप लोग बैठने की व्यवस्था तो करो। एजुकेशन देने का मतलब क्या है, वो तो तभी मतलब होगा ना जब आप लोग एक बेसिक ढांचा तैयार करोगे। तो इसके चलते यहाँ पर एक बेसिक ढांचा तैयार करने की जरूरत है। तो उसी के चलते यहाँ पर बोला गया है बिल के अंदर में भी कि फंड प्रोवाइड कराना, ये सारी बातें इन्होंने बोली है कि फंड प्रोवाइड कराएंगे, इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे, जो दिक्कत आएगी उनको उनकी दिक्कतों को भी सुनेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ में, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पानी आज की डेट में आधी से ज़्यादा समस्याओं का समाधान कर देता है। तो ये इसके लेवल पर काम करना जरूरी है। हेल्थ के बारे में बात करें, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्थ ऑथोरिटी सेटअप की जाएगी ताकि मॉनिटर कर सके कि क्वालिटी सही चल रही है या फिर क्वालिटी नहीं सही चल रही है। जैसे आप लोग आज की डेट में देखो, जैसे क्वालिटी कैसे चेक होती है, जैसे आप लोग ये लेक्चर देखते हैं तो लेक्चर के नीचे अगर कोई आकर, मान लो कि आप लोग तो जैसे एसएलए फैमिली मेंबर, आप लोग तो चलो मुझसे प्यार करते हो, ठीक है, मुझे लिए अच्छी अच्छी बातें लिख देते हो, पर लेकिन आप लोग खुद सोचो कि आप लोग तो मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हो कमेंट बॉक्स में, पर लेकिन कोई नया बच्चा है जो जानते ही नहीं है मुझे, उसने वीडियो देखी, उसने अच्छे कमेंट लिख दिए। अब सोचो कि कोई बाहर का तीसरा इंसान जो है उसको वीडियो देखनी है और वो देखेगा यार पहले एक बार कमेंट देख लेता हूँ इस वीडियो के नीचे कमेंट कैसे हैं, इंसान ठीक ठाक पढ़ा रहा है क्या, तो वो कमेंट देखेगा, कमेंट देखने के बाद में क्या करेगा, उसको पता चलेगा अरे हाँ फीडबैक तो ठीक ठीक है यार, चलो इस लेक्चर को देख लेते हैं। देखने के बाद में उसको लगता है कि अच्छा ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक तरीके से फीडबैक हो गया। अब मान लीजिए जैसे ऐप के ऊपर क्लास चल रही है, एप्लीकेशन के ऊपर, वहां पे कमेंट है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं जैसे वहां पर, तो मैं भी फीडबैक देखता हूं कि ये टीचर कैसा पढ़ा रहा है, और वो टीचर अगर अच्छा पढ़ा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा पढ़ा रहा है तो फिर कुछ किसी और को देखें। तो ये वाली चीजें क्या होगी, फीडबैक पता चलता है, तो मॉनिटर करना पड़ता है उस चीज को कि हाँ यार ये सही से काम चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं हर एक लेवल पर, तो गवर्नमेंट उसके लिए अलग से ऑथोरिटी रखती है। डिस्ट्रिक्ट में डीएम है, वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर का तो काम करता है, कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में चला गया, कहीं हॉस्पिटल में चला गया, देख रहा है कि कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है। अब अगर दिक्कत हो जाती है, पता चला कि जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है उसको सही से नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है, लड़ाई हो गई वहां पर, अब उनको समस्या हो रही है, उनकी समस्या का समाधान भी करना पड़ेगा। अब 24/7 कहीं पर रहते हैं जिनके पास में अच्छा खासा ढांचा होता है, यानी कि 24/7 आर यहाँ पर कंप्लेंट जो यहाँ पर रेस्पॉन्ड का सिस्टम रहेगा, ये काफी ज्यादा जरूरी है। पता चला चीजें पड़ी हुई हैं, उनको कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको उस तरीके से मत लेना। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर ऐप पर कुछ लेट रिप्लाई होता है, तो यार बहुत सारी चीज़ें रहती है ना, तो चीज़ें मैनेज करने में, पर हाँ 24 आवर के अंदर आप लोगों को रिप्लाई पहुंच जाता है, ठीक है कभी मेरे ऊपर कमेंट करने लगो मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ें, और नई नई चीज़ें हैं तो चीज़ें होती हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अभी इसकी भी एक अलग से टीम बनाई जाएगी,
वो फिर आप लोगों को तुरंत सारी चीज़ें रिप्लाई करेगी, पर अभी थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो वो चीज़ें आराम आराम से होती हैं, ठीक है ना। चलिए जो भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके चलते यहाँ पर ये बातें सारी की जा रही हैं। तो इसके मामले में, और ये जो मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये राजस्थान के मामले में मत देखिएगा बस कि ये तो राजस्थान की बात चल रही है, ये हर एक राज्य में इंप्लीमेंट की जाए तो भी यही रहेंगी, सेंट्रल लेवल पर कोई हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड कराए तो भी यही रहेंगी। तो इसको ओनली राजस्थान के रेस्पेक्ट में नहीं देखना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ठीक है। अब बात करता हूं और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बातें, जैसे मैंने अभी बताया आर्टिकल 25 किसका था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को अधिकार दे दिए कि हाँ ऐसा कुछ हम लोगों को करना है, पर लेकिन ऐसा ही हमारे नेशनल लेवल पर है? जी हाँ बिल्कुल है। आर्टिकल 21 मैंने आप लोगों को बताया, ये बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। तो राइट टू लाइफ तभी होगी जब उसकी अच्छी हेल्थ होगी, तो ये हमारा राइट बन गया आर्टिकल 21 के तहत में, ये इंपॉर्टेंट हो गया। डीपीएसपी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसे अधिकार हैं जिसमें आप लोगों की हेल्थ को सही करने की बात की जाती है। तो कई सारे ऐसे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। डीपीएसपी आप लोग समझ सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप लोगों की हेल्थ का ध्यान रखे। उसमें भी संविधान निर्माताओं के द्वारा आप लोगों के लिए प्रोविजन प्रोवाइड कराए गए हैं। कोई आर्टिकल याद आ रहा है? चलो एक आर्टिकल मैं बताता हूं। आर्टिकल 47 किस किस को याद आ रहा है? शाहरुख खान का बेटा जब पकड़ा गया था उस टाइम पर बहुत ज्यादा न्यूज में था। यहां पर इसमें क्या बोला जाता है कि एक तरीके से आप लोगों को एक अच्छा स्टैंडर्ड देना है, पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 47 में ये बातें बोली गई हैं बाकायदा कि हाँ लोगों को नशीले पदार्थ नए प्रोवाइड कराया जाए, कोई है तो उसको रोका जाए। आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये आप लोगों की लाइफ को सुधारने के लिए तो यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यानी कि डीपीएसपी के अंदर भी प्रोविजन किए गए हैं इस पर्टिकुलर काम को लेकर, ताकि हेल्थ को जो है पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके। तो समझिए आर्टिकल 47 आप लोग याद रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 2 केस हैं यहाँ पर, जो कि आप लोगों से पूछे भी जा सकते हैं कि भाई साहब इन केस के बारे में बताओ, और जब आंसर राइटिंग में तो आएंगे ही ये। इसी के साथ में ये वो केस हैं जो कि आप लोगों से डायरेक्ट भी प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन डालकर पूछे जा सकते हैं कि इन केस के बारे में आप लोगों की क्या राय है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। पहला है यहाँ पर पश्चिम बंगाल खेत मजदूर ये समिति केस, ठीक है। तो ये 1996 का केस है यहाँ पर। इसमें बोला कि स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों की हेल्थ को जो है एक तरीके से ध्यान रखें और सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाए, उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। इसी के साथ में एक केस है यहाँ पर परमानंद कटारा वर्सेस ये है यूनियन ऑफ इंडिया का 1989 का केस। इसमें बोला कि डॉक्टर की फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड करानी है हॉस्पिटल के अंदर में, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को लेकर चलना है ताकि लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। यानी कि एक तरीके से सरकारी अस्पताल के अंदर एटलीस्ट आप लोग जो लोगों की हेल्प करो, यहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर यहाँ पर होने चाहिए। तो ये केस भी यहाँ पर ये बोलते हैं कि राइट टू हेल्थ के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये जब लोगों की राइट टू हेल्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्योंकि आज की डेट में जब इंडिया के अंदर में आप लोग जानोगे तो पब्लिक हेल्थ के बारे में तो कई सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर लें आप लोग, वही बोलता है कि कई बार बोलता है कि हम लोग इतना स्पेंड करेंगे, ठीक है। उसमें कई बार बोला गया कि जीडीपी का लगभग 2% हम लोगों को खर्च करना चाहिए, पर लेकिन हम लोग वहां तक पहुंचने का नाम ही नहीं ले रहे हैं बार बार उसको। अब जाकर हम लोग बेसिकली जैसे तैसे ले जाकर उसको पहुंचा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि इसके ऊपर काम किया जाए। और दुनिया भर की आज की डेट में लोग जो है इसके ऊपर दबाकर काम कर रहे हैं। इवन मेडिकल टूरिज्म भी आप लोगों को देखने को मिलता है। अब तो इंटरनेट के थ्रू भी मेडिसिन की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो चीजें हैं, तो इसके ऊपर काम करना है। अभी जो इंटरेस्टिंग चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग हो सकता है कि यहाँ पर इसको देखकर चौंक जाए। जैसे आप लोग यहाँ पर देखो, हम लोग लो बजट यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, ओनली 2.1% ऑफ जीडीपी अभी हम लोगों ने कोविड-19 के टाइम पर खर्च करना स्टार्ट किया। जापान, कनाडा, फ्रांस 10% के करीब खर्च कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, कहाँ 2% और कहाँ 10%, भाई साहब जमीन आसमान का फर्क है यहाँ पर। तो वहां से आप लोगों को सीखना पड़ेगा, आप लोगों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एरिया में, जो कि चैलेंज है जिसको आप लोगों को सुधारना है। पॉलिसी मेकर को इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसी पॉलिसीज बनानी है। प्रोफेशनल डॉक्टर नर्सेज होने चाहिए। हमारे देश के अंदर में, इंडिया के अंदर में 6 लाख के करीब शॉर्टेज बताई जाती है डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स की, मतलब है ही नहीं है। अभी तो एक रिपोर्ट ऐसी आई थी जिसमें आईएएस की हमारे कंट्री के अंदर में 50% की कमी है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ट्रेनिंग करने जाते हैं मसूरी के अंदर में, वहां पर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहां पर लगभग 180 से ज्यादा आईएएस को जो है ट्रेन किया जा सके। तो इसके चलते जरूरी है यहाँ पर रिसोर्सेज की पावर्सिटी कमी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ना तो स्टाफ है, ना मेडिसिन है यहाँ पर, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कहाँ से चीजें हो, तो ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग, दे दो तो चीजें सही, पर लेकिन इंटरेस्टिंग तो ये है कि इंप्लीमेंट भी तो करे कोई उसको। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हमारे देश के अंदर में इंप्लीमेंट करना जरूरी है। WHO की नॉर्म्स है 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। हमारे यहाँ पर 1500 लोगों पर भी एक डॉक्टर नहीं है। तो इसके चलते हमारी दिक्कत बहुत बड़ी बढ़ जाती है,
ठीक है, नहीं तेरी बड़ी है, नहीं मेरी बड़ी है, तेरी दिख भी नहीं रही मेरी कितनी बड़ी है, तुझे अपनी पड़ी है, ये मजबूरी की घड़ी है। तो वही वाली बात यहाँ पर सीधी सीधी पड़ी है। तो इसका सोल्यूशन निकालना जरूरी है। कुछ एरिया में तो अच्छी बात है, जैसे अगर बात करें यहाँ पर तमिलनाडु में, ठीक है, दिल्ली में, कर्नाटका में, केरला में, गोवा में, पंजाब में, वहां पर तो ठीक है, चलो ठीक है भाई साहब, एक डॉक्टर जो है इतने लोगों पर है, WHO का नॉर्म फॉलो किया जा रहा है। पर झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश, इसमें देखो, इसमें तो कहानी खराब हो रखी है भाई साहब, 8-8 हज़ार। तो ये तो एवरेज बताया जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो बताया था ना, ये वाला तो एवरेज है। कई सारे राज्यों में तो डॉक्टर की क्या कमी है, आप लोग देख लो, किल्लत पड़ी हुई है बिल्कुल कतई। तो कैसे निकालोगे यहाँ पर, जबकि जर्मनी, इटली, स्पेन अगर इनमें जाओगे तो इसमें बड़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है। तो यहां से अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कितना काम करना अभी जरूरी है। ओके, तो यहां पर प्रोग्राम चलाए गए हैं, ऐसी बात नहीं है, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया। पर लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि एटलीस्ट यहां पर डॉक्टर तो होने चाहिए। प्रोग्राम तो चलो आप लोग चला रहे हैं, पर लेकिन डॉक्टर के बिना ये प्रोग्राम किसी काम के नहीं है, तो वो जरूरी है यहां पर। तो इसके चलते ये पूरा इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के सामने आर्टिकल है, अब पूरे इस तरीके से डिटेल आप लोगों को डिस्कस कर दी हर तरीके से कि हेल्थ के बारे में हम कुछ लेके लिखने के लिए आ जाए। नेशनल लेवल पर आप लोगों को बता दिया, इंटरनेशनल लेवल पर बता दिया क्या क्या इसके अंदर समस्या है, क्या क्या समाधान कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन सी कंट्री क्या क्या कर रही है। ये एक टॉपिक ऐसा कवर हो गया कि हेल्थ के बारे में अब निबंध लिखे कोई से, आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे, आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप किसी पेपर में क्वेश्चन पूछे, इस लेवल पर जाकर तैयारी करो कि अब हेल्थ का काम खत्म, टाटा बाय बाय, वो वाली कंडीशन में चलो। ठीक है, अब क्वेश्चन से इससे और पता चलेगा कि आप लोगों ने आर्टिकल कैसे सुना है। अब देखते हैं एक कर बात की जा रही है यहाँ पर कि चैलेंज क्या क्या एसोसिएटेड हैं जब हम लोग बात करते हैं हेल्थ के साथ में। यहाँ पर सही से पर्याप्त जो है इनएडुकेट एक्सेस, सही से एक्सेस नहीं मिल पा रही है, मेडिकल रिसर्च नहीं हो पाती है, पॉलिसी मेकर भी ढंग से काम नहीं करते हैं, और शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 3 4, सी में बोला गया है 1 3 4 और डी में बोला गया है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन का आंसर दो, फिर आंसर बताऊंगा। ठीक है, एक एक कर आगे चलते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे जो बोला जा रहा है, इंडिया के अंदर में एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ केयर को लेकर वो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर से आप लोगों को देखने को मिलेगा कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। ये बातें बोली गई है। इंडिया का मेडिकल टूरिज्म भी जो अगर बात करें 13.42 बिलियन 2026 तक पहुंचने वाला है। बाहर से लोग इलाज करवाने आ रहे हैं हमारे देश में, पर हम लोग अपना ढांचा नहीं सुधार रहे हैं। तो यहाँ पर जो गरीब कंट्री या अफ्रीकन कंट्री वहां से लोग आते हैं, चलो वो तो आते हैं, पर लेकिन ऐसा करो ना कि अमीर देश के भी लोग हमारे यहाँ पर इलाज करवाना है। हमारे देश के जो अमीर लोग हैं, पॉलिटिशियन हो गए, एक्टर्स हो गए, या कोई साहूकार इंसान है, वो विदेशों में इलाज करवाने जाते हैं, तो ये तो गलत बात है ना। गरीब देश हमारे यहाँ पर आ रहा है, हम कहीं और जा रहे हैं, तो इसके जरूरी है। इवन टेलीमेडिसिन का भी आगे बात की जा रही है कि 5.5 बिलियन होगा 2025 तक। तो ये अपॉर्चुनिटी है, तो हम लोग इसको ग्रैब क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये जरूरी है इसके ऊपर काम करना। तो यहां पर 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या फिर ऑल ऑफ द अबव, क्या है सही आंसर आप लोगों को बताना है। आगे चलते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर बात की जा रही है कि जो ऑब्लिगेशन है स्टार्ट का राइट टू हेल्थ ड्राफ्ट बिल राजस्थान के अंदर में, तो फंड प्रोवाइड कराएंगे, इंस्टीट्यूट को सेटअप करेंगे, ग्रेवेंस जो भी होगी उनका सुधार करेंगे, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का काम करेंगे। क्या ये काम बोले गए हैं? आर्टिकल जो बोला गया है यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो बिल के अंदर में, तो ए में बोला गया है 1 and 2 3, बी में बोला गया है 2 3 4, सी में बोला गया है 1 3 4 और डी में बोला गया है सारे के सारे। आगे चलते हैं। इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करा दिए कि आप लोगों को कम से कम अब आर्टिकल भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात की जा रही है राइट टू हेल्थ, तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ सर्विस, लैक ऑफ फंडिंग और बर्डन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि यहां पर एक तरीके से कहीं ना कहीं इशू है राइट टू हेल्थ के सामने जो निकल कर आते हैं। 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव, क्या है सही आंसर, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। राइट टू हेल्थ बोला गया है कि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर राइट है। अगर यूनिवर्सल, अगर हम लोग बात करें मिनिमम स्टैंडर्ड के हिसाब से चले, तो यहां पर 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट है उसने मेंशन किया है इसके बारे में आर्टिकल 25 में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव? तो आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर है इन सारे के सारे क्वेश्चन का? तो जो आर्टिकल जिसने सुना है उसकी यहां पर एक छोटी सी टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस हो गई, तो इस तरीके से हो गई चीजें। पहले का क्या है आंसर? सारे के सारे सही बात बोली गई यहां पर, तो आंसर डी हो गया। एक एक कर सारी चीजें एक्सप्लेन की आप लोगों को। ठीक है, कहां पर क्या क्या मुद्दा है, तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें हेल्थ सेक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या ये चीजें बोली गई हैं, तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो ये सारी की सारी बातें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कितना पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए टूरिज्म के बारे में, टेलीमेडिसिन के बारे में, तो ये मार्केट की बेसिकली स्टैटिस्टिक है हमारे देश से रिलेटेड, हमारे देश में कितने लोग बाहर से इलाज करवाने आते हैं, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ग्रेवेंस है। जी हाँ, ये सारी की सारी ग्रेवेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी जिनका सोल्यूशन निकालने की बात की जाती है, तो इनका सोल्यूशन निकालो।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, ये क्या प्रॉब्लम है ढांचे को लेकर आप लोगों के सामने। इसका आंसर थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेबल डिजीज, और मैंने क्या बोला था, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से, आंसर होगा यहां पर ए, क्योंकि लिखा हुआ क्या है आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ना कि कम्युनिकेबल डिजीज। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका आंसर यहां पर ए हो गया। स्टेटमेंट के हिसाब से बात करें, यहां पर आंसर क्या होगा, ये क्या बातें बोली गई सारी की सारी वो बातें जो मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाई हैं। तो इसका आंसर सी हो गया आप लोगों के सामने। ठीक है, अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है जो कि ऑलरेडी यूपीएससी 2021 में पूछ चुकी है। तो हेल्थ से रिलेटेड अब कुछ आप लोगों से पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। इतनी सारी चीजें आप लोगों को बता दी है, इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं सारी एक एक कर मैंने बिल से रिलेटेड भी चीजें बता दी। कल को चलकर अब इस आर्टिकल को सिंगवा कर रख लेना, हेल्थ के बारे में कुछ भी आए तो उठाकर ये चिपका दिया। हर तरीके से आप लोगों की समस्या का समाधान करेगा। डॉक्टर का रेशो, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या क्या हैं, क्वेश्चन हो गए सारे। फीडबैक जरूर देना, क्या लगा, जो भी डाउट हो उसको पूछ लेना, उस समस्या का समाधान किया जाएगा आने वाले आर्टिकल्स के अंदर में। तो इसलिए अच्छे से चीज़ों को समझ कर चलो, ठीक है, बताना जरूर। दोस्तों, अगर आप लोगों से अवार्ड के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ये एक आसान क्वेश्चन होगा जो कि आसानी से आप लोगों से पूछा जा सकता है एबिल प्राइज के बारे में। एबिल प्राइज यानी कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर रखा गया प्राइज है, और अभी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को ये प्राइज दिया गया है। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है लुइस कैफरेली। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं इनको अभी ये अवार्ड मिला है, तो इसके चलते आप लोगों से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी पूछी जा सकती है और प्राइज के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये जो एबिल प्राइज है इसकी अगर हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखेंगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जिनका नाम था नील्स हेनरिक एबिल। तो इनके नाम पर इस प्राइज का नाम यहाँ पर रखा गया है, और ये नॉर्वे के मैथमेटिशियन थे जिनके द्वारा मैथमेटिक्स के फील्ड में काफ़ी शानदार अचीवमेंट किए गए थे। तो नॉर्वे की पार्लियामेंट के द्वारा एक प्राइज ही इस्टेब्लिश कर दिया इनके नाम पर, जो यहाँ पर 2002 में, जैसे हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम सर के नाम पर या फिर रतन टाटा जी के नाम पर या फिर किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम पर अपने देश में कोई प्राइज इस्टेब्लिश कर दें, जैसे बिजनेस टाइकून ऑफ इंडिया का प्राइज स्टार्ट कर दे रतन टाटा जी के नाम पर, ठीक है, और यंग साइंटिस्ट ऑफ इंडिया अगर अवार्ड का जो नाम हम लोग रख दे एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के नाम पर तो कैसा रहेगा, है ना, इंटरेस्टिंग। तो जैसे कि कुछ ऐसे पर्सनैलिटी जिन्होंने कुछ इतना एक तरीके से नहीं, एक ऐसा अचीवमेंट किसी फील्ड में किया हो जिसको रिकॉग्नाइज करना काफ़ी ज़्यादा एक मतलब एक तरीके से ना जरूरी भी हो और इंपॉर्टेंट भी हो देश के लिए, तो यहाँ पर उनके नाम पर ऐसे अवार्ड रखे जाते हैं। तो 7.5 मिलियन जो यहाँ पर जो कॉर्नर, बेसिकली इनको अगर डॉलर में जाओगे तो लगभग 7,20,000 ये अप्रोक्सीमेट डॉलर की वैल्यू होगी। आप लोग इसको रुपये में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 80 से मल्टीप्लाई कर लेना और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कितना हो गया, उतने रुपए दिए जाते हैं यहाँ पर। तो एक अच्छी खासी मनी है यहाँ पर ये, जो कि यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, और एक प्लेग भी रहता है यहाँ पर एक तरीके से, नहीं एक कन्फर्मेशन के लिए कि हाँ ये सब मिल रहा है। तो जो यहाँ पर नॉर्वे की अकेडमी है उसके द्वारा यहाँ पर नॉर्वे अकेडमी ऑफ साइंस एंड द लेटर्स ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ नॉर्वे ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अभी यहाँ पर आप लोगों को एक बार मैप में भी देख लेना चाहिए नॉर्वे की लोकेशन कहाँ पर है। तो एग्जैक्ट आप लोग देखिए यहाँ पर, ये आप लोगों को नॉर्वे देश देखने को मिलेगा। ये एक तरीके से काफ़ी, जब शांति प्रिय कैटेगरी में आप लोग देशों की बातें करते हैं तो वहाँ भी आता है। इसके नाम पर एक सी भी है ऊपर, जिसको आप लोग नॉर्वेजियन सी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से अक्सर आप लोग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लुइस कैफरेली इनके द्वारा ये प्राइज जीता गया 2023 के लिए एबिल प्राइज। इनका शानदार कंट्रीब्यूशन देखने को मिला नॉन लाइनर पार्शियल डिफरेंशियल जो इक्वेशन है उसके अंदर में, और इसी के साथ में इंक्लूड करते हैं यहाँ पर फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम, और इसी के साथ में मोंटेगे एम्प्रे इक्वेशन। तो ये मैथमेटिकल टर्म है, बस इतना आप लोग हल्का सा याद रखिएगा कि हाँ इनके द्वारा एक अचीवमेंट किया गया है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में। क्योंकि कई बार स्टेटमेंट लिखी रहती है कि हाल तो इतना तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि अगर उनको पता है, बेसिकली बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से रहते हैं, तो इतना पूछ सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को मिला है ये अवार्ड और किस देश के द्वारा दिया जाता है, किस इंसान के नाम से ये रिलेटेड है यहाँ पर, और किस फील्ड में दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएँ तो कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग अवार्ड है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी है और अवार्ड भी है, दोनों आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो है ना प्यारा क्वेश्चन, तो पता होना चाहिए आप लोगों को। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक और वन लाइनर टाइप की न्यूज़ जो कि डायरेक्ट आती है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल। तो ये याद रखिएगा, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये U20 इंगेजमेंट के तहत यहाँ पर किया जा रहा है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के द्वारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराया गया। क्या कोई सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये इंस्टीट्यूट? अगर हाँ तो किसके? नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर उज्ज्वला योजना, ये इसके तहत में यहाँ पर 200 रुपये पर सिलेंडर की सब्सिडी के बारे में बात की जा रही है, पर लेकिन ये शायद ही कोई आप लोगों से पूछेगा।
ठीक है। पर इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, उज्ज्वला योजना। ये डायरेक्ट याद आप लोगों से पूछा सकते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है, और कई बार तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं, आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाते हैं कि इसके बारे में आप लोगों का मतलब ये किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है। तो इसलिए आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा अगर याद रखेंगे तो आप लोग के दिल और दिमाग में जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उनका समाधान होता हुआ नजर आएगा। ये एक ऐसी स्कीम है हमारे देश में जो 2016 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो ये स्कीम 2016 में लॉन्च की गई थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके बारे में एक तो ये बात याद रखिएगा ताकि जो लोगों तक एलपीजी के कनेक्शन पहुंचाए जा सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, फिर इसका सेकंड फेज भी स्टार्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुंचाने की बात यहाँ पर की जा रही थी। तो इसके तहत यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही थी स्टार्टिंग में, और फिर वो आराम आराम से सपोर्ट जो है वो कम होती चली गई। तो इसके चलते कई सारे इशू भी यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। ये इंपॉर्टेंट है, कौन मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करती है, ये क्वेश्चन आप लोगों का आंसर देखता हूँ कौन कौन देता है। चलो ट्राई करके देखो, चैलेंज है, देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। जो सही आंसर देगा ना वो पीठ थपथपा लेना एक बार। कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, या फिर कोई और है बताओ कौन सी मिनिस्ट्री है, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, कौन सी है। देखता हूँ कौन सी आंसर देता है और फिर देखना आंसर किसका सही है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वो है इसको इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री। तो ये याद रखिएगा, तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, ठीक है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी साहब को जो है उनको बर्खास्त कर दिया गया, टाटा बाय बाय सी यू लेटर। तो डिस्क्वालीफाई कर दिया है लोकसभा से। कई सारे लोग कह रहे हैं गलत है, कई सारे लोग कह रहे हैं सही है, पर लेकिन सही और गलत जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या मैटर था, उसके बाद में यहाँ पर पता चलेगा। इवन यूएसए भी यहाँ पर प्रेशर बना रहा है। यूएसए कह रहा है कि भाई साहब ये गलत कर दिया है, इसको रिवोक करो। हम भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो भी आरोप लगा रखे हैं उनको हटा दो। अबे तुम्हारी क्या मतलब इसमें है, ये मुझे अजीब चीज़ लगती है। तुम बताओगे हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे कोर्ट का मैटर है, हम तक तो इसमें इंटरफेयर कर नहीं रहे। मतलब हम तो बोल नहीं रहे इसके ऊपर कि हाँ यार कोर्ट अपने आप देखा, क्योंकि कोर्ट के अंदर मैटर है, कोर्ट हमारे ऊपर सबसे ऊपर रखा गया है, और तुम हो कि ऐसी बदतमीजी काट रहे हो। मतलब ये करो, ये काफ़ी इरिटेटिंग चीज़ लगती है मुझे। मतलब वो बताएंगे हम अपने देश में क्या करेंगे और हमारा कोर्ट क्या करेगा। ये टू मच वाली बातें होती हैं, पकड़ पकड़ कर पीटना चाहिए ऐसे लोगों को, ठीक है। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कह रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो हेल्थ सेक्टर में है वो देखकर करना चाहिए, और उसके लिए कुछ गाइडलाइन भी हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अभी क्या है, एक है जिसका नाम है यहाँ पर अंजनी खाद ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पर अंजी खाद बेसिकली बोलेंगे इसको, ANJI, ठीक है। तो अंजी KHAD खाद ब्रिज है यहाँ पर ये। तो उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा सकता है कि ये पर्टिकुलर ब्रिज जो है वो कहाँ पर है और क्यों न्यूज़ में है। ये अभी कंप्लीट होने वाला है। ये पिक्चर देखकर आप लोग यहाँ पर समझ पाओगे। सबसे बड़ी बात तो क्या है, इसको हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है, और इसका नाम जो है ये अंजी किसकी वजह से रखा गया है, एक रिवर है अंजी रिवर, उसके नाम पर इस ब्रिज का नाम रखा गया है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि ये एक ऐसा ब्रिज है, इकलौता ब्रिज है। एक तो ऐसा ब्रिज बोलना सही है, एक है इकलौता ऐसा ब्रिज है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, जो कि रोपवे के ऊपर इस तरीके से हमारे देश में क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर ये अंडर कनेक्शन है और फर्स्ट केबल स्टेड, ये एक तरीके से केबल के ऊपर टिका हुआ पूरा ब्रिज है। यहाँ पर ये एक तरीके से फर्स्ट केबल स्टेड, और कैसा है, रेलवे ब्रिज है, रोडवे ब्रिज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारा का सारा केबल पर टिका हुआ है दोनों तरफ से, इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये पहली बार ऐसा आविष्कार हमारे देश में किया जा रहा है मेरे यार। तो देखो किस तरीके से मचाता है खूंखार। तो ये कहाँ पर है, ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेल लिंक है उसके साथ में कनेक्शन कट रहा है, कटरा का रायसी स्टेशन के साथ में, जो कि जम्मू बारामूला लाइन पर पड़ता है। ये ट्रेन जो है इसके ऊपर कितनी स्पीड से चल सकती है, तो ट्रेन जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसके ऊपर दौड़ सकती है, पर लेकिन ये 213 तक स्पीड जो है वो सहन कर सकता है। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही एक एक तरीके से ना, बहुत ही एक शब्द क्या यूज़ किया जाए इसके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का, बहुत ही एक अच्छा एक साइंटिफिक तरीके से क्रिएट किया जाने वाला ये ब्रिज है, ठीक है। तमिलनाडु ने बोला है कि तमिलनाडु स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है 2023 के लिए। तो अच्छी बात है, यहाँ पर कैसे कैसे सॉल्यूशन होगा अगर कल को कोई डिजास्टर आता है, कोई आपदा आती है। जरूरी है हर एक स्टेट के पास में उसका प्लान होना चाहिए। आंध्र प्रदेश ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, पास किया है रिजोल्यूशन कि SC स्टेटस दिया जाएगा दलित क्रिश्चियन को। जो दलित क्रिश्चियन है उनको SC स्टेटस देने की बात कौन से राज्य कर रहा है, वो है आंध्र प्रदेश। कर्नाटक के द्वारा रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो 4% जो रिजर्वेशन है वो मुस्लिम कम्युनिटी को दिया जा रहा था, वो यहाँ पर स्क्रैप कर दिया, हटा दिया है। तो ये एक बहुत ही एक न्यूज़ बनी जिसको कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि इनका जो रिजर्वेशन है अभी यहाँ पर ये दिया जा रहा है बेसिकली वीर शैव और इसी के साथ में लिंगायत, जो इसी के साथ में यहाँ पर एक और है जिसको आप लोग बोलते हैं वो कालिग, ठीक है।
तो इनमें जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक न्यूज़ है। बाकी ये ब्रिज के बारे में और रिवर के बारे में बता दिया, माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं कल्चर से रिलेटेड न्यूज़। यहाँ पर वैदिक हेरिटेज पोर्टल। पोर्टल क्या होता है? एक तरह की वेबसाइट है। किसके द्वारा इनोग्रेट की गई? हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा इनोग्रेट की गई और होस्ट किया जा रहा है किसके द्वारा? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट। सारी की सारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है, किसने लॉन्च करी, कौन इसको होस्ट कर रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव यह है कि नॉलेज जो है एंशिएंट जो स्क्रिप्चर है हमारे देश के, जो मुनिस्क्रिप्ट हैं, उनको फ्यूचर जनरेशन को टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको प्रोवाइड कराया जा सके। यानी कि आज की डेट में आश्रम में बैठकर ही पढ़ाई नहीं होती है, आप लोग कहीं भी बैठकर किसी से भी पढ़ सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का फायदा है। आज की डेट में एसएलवी के 1 मिलियन से भी ज़्यादा एसएलवी फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं, तो वो देश के दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आसानी से लेक्चर देख पा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है, वरना किसी पर्टिकुलर एरिया में बैठा हुआ मैं कुछ लोगों को बस पढ़ा रहा होता। तो ये कैसे पॉसिबल है? टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो क्यों ना हम लोग अपना एंशिएंट जो ज्ञान है, एंशिएंट यानी कि पुरानी जो हमारी नॉलेज है, इतने शानदार हमारे जो ग्रंथ है, वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो इसका काम यहाँ पर किया जा रहा है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट के द्वारा, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1987 में। और ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन में डाला जा सकता है कि वैदिक हेरिटेज पोर्टल इनोग्रेट किया गया होम मिनिस्ट्री के द्वारा, इसको यूज़ किया जाएगा, बेसिकली होस्ट किया जाएगा इंदिरा गांधी जो यहाँ पर नेशनल सेंटर के द्वारा। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर किसके अंदर में आता है? होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा कि हाँ यार होम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता होगा। यहाँ पर एग्जामिनर आप लोगों से खेलता है। अगर आप लोगों ने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप लोग जो है तुरंत जो है कन्फ्यूज आ जाओगे और एक क्वेश्चन गवा बैठोगे अपना, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को ध्यान रखना है, चीज़ें अच्छे से पढ़ के जानी है, ओके। आगे बात करते हैं उड़ीसा सरकार के बारे में। अगर आप लोग उड़ीसा से आते हैं तो इसके ऊपर स्टार लगा लेना भाई साहब, बोलना मत फिर कि बताया नहीं सर, ठीक है। उड़ीसा सरकार के द्वारा अभी डिक्लेयर किया गया एक पर्टिकुलर एरिया जो कि है गंधमर्दन। गंधमर्दन हिल रेंज है यहाँ पर, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। तो ये जो है इसको क्या किया गया इनके द्वारा? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। तो कहाँ पर है ये है बारगढ़ और इसी के साथ में बालनगिर। तो बारगढ़ और बालनगिर एरिया में बेसिकली बारगढ़ और बेसिकली बालगिर एक तरीके से जो जिला है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये हिल रेंज कहाँ पर है पहले तो आप लोगों से यही पता होना चाहिए। तो गंधमर्दन तो ये पर्टिकुलर जो हिल रेंज आप लोगों को देखने को मिलेगी ये उड़ीसा के अंदर में है। क्यों किया गया है इसको यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? कुछ रीजन तो होगा, ऐसे तो है नहीं कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का दिमाग खराब था और उन्होंने ऐसा काम कर दिया। कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। जी हाँ, सोच समझ कर किया है, क्योंकि ये मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे जो औषधीय पौधे हैं यहाँ पर जिनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर इसको आयुर्वेदिक पैराडाइज ऑफ द उड़ीसा बोला जाता है। यानी कि आयुर्वेदा के लिए एक तरह स्वर्ग की तरीके से इसको देखा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लेकिन इसकी और भी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, और भी इसके फायदे हैं। 2 हिस्टोरिकल म्यूनमेंट जो हिल श्राइन भी हैं यहाँ पर, नाम याद रखिएगा इनके, जो कि आप अगर उड़ीसा से आते हैं तो नरसिंहनाथ मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, नरसिंहनाथ टेम्पल, जो कि नॉर्थ स्लोप पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो उत्तरी ढलान पर है। इसी के साथ में यहाँ पर एक है जिसका नाम है हरिशंकर टेम्पल, यानी कि हरिशंकर मंदिर, ये साउथ साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसमें अगर बात करें, अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो बात की जा रही है यहाँ पर ह्यूएनसांग, ये पहाड़ी, अगर आप लोग बात करेंगे इसमें, ये ह्यूएनसांग, ये एक तरीके से यहाँ से ये अलग होना है, ठीक है। ये हिली श्राइन आप लोगों को देखने को मिलेगी, किससे? बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट भी है। तो इसलिए ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक तो चलो समझ में आता था कि उड़ीसा का पैराडाइज बोलते हैं इसको, पर लेकिन आगे वाले जो पोर्शन है यहाँ पर, ये आप लोग नेशनल लेवल की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बड़ी ही बेसिक सी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यार, याद रखिएगा, नहीं तो भाई साहब दिक्कतें हो जानी है फिर, ठीक है। नहीं वांदे लग जाने हैं, वांदे तो वांदे लगाने से बचाने हैं, तो थोड़ा सा फोकस कर लिया करो यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइंस के बारे में बात करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आईआईटी मद्रास के द्वारा एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है जिसको बोला जा रहा है एबी कोव, जो बेसिकली एक डेटाबेस है जिसमें यहाँ पर बात की जा रही है एंटीबॉडीज़ के बारे में। एंटीबॉडीज़ क्या होती है? एंटीबॉडी होती है किसी वायरस के साथ में लड़ने के लिए जो हमारे शरीर इम्यूनिटी तैयार करता है। तो एंटीबॉडी रहती है कि आएगा कोई भी उसको पटक पटक के मारेगा हमारा शरीर। तो ये डेटाबेस तैयार किया जा रहा है इसके द्वारा, ताकि कोरोना से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड किया जा सके और चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज किया जा सके। ऐसी कोई सिचुएशन आगे बनती है तो उसकी एक प्रोफाइलिंग तैयार की जा रही है, चीज़ों को समझने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे देश के IIT जो हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मैटर में, ऐसा समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर
बात की जा रही है फिनलैंड के बारे में। ये न्यूज़ मैंने पहले भी कवर की थी, अब यहाँ पर इसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। फिनलैंड ने अभी वर्ल्ड में पहली सैंड बैटरी, यानी कि रेत से चलने वाली बैटरी, समझ रहे हैं, लिथियम के पीछे पड़े हुए हैं भाई साहब, रेत उठा लिया, ठीक है, बुग्गी भर के ले और डाल लो बैटरी के अंदर में और चलाओ बैटरी। सैंड बैटरी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है कि ये टेक्नोलॉजी का नया आविष्कार, और देखो रसिया ने क्या किया, वो एक तरीके से गैस देनी बंद कर दी, किसको, जो यूरोपियन देश है, उन्होंने भाई साहब अपने जुगाड़ खोजने स्टार्ट कर दिए। तो उसी में से निकला हुआ एक जुगाड़ है यहाँ पर, जो सैंड बैटरी के बारे में बात करते हैं। सैंड बैटरी क्या करेंगे यहाँ पर, ये बेसिकली सैंड बैटरी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द विंड टर्बाइन और सोलर टर्बाइन, ठीक है। 30% ऑफ द एनर्जी जो यहाँ से जाएगी वो यहाँ पर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी की 70% जो है वो यहाँ पर सैंड को हीट करने में इस्तेमाल की जाएगी। और वो सैंड को जो हीट करेगी फिर यहाँ पर उसमें से क्या होगा, ये स्टोर एनर्जी कैन बी यूज ड्यूरिंग द विंटर मंथ व्हेन द सोलर एनर्जी इज वीक। तो फिर यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जो भी यहाँ से बिजली आ रही है उसको आप लोगों को इस्तेमाल कर लेना है 30%, बची हुई 70% आप लोगों को सैंड बैटरी में सेंड कर देनी है। वो इसको लगभग 600 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म करेगा और फिर वही एनर्जी आप लोग इस्तेमाल करोगे यहाँ पर चीज़ों को प्रोवाइड कराने के लिए। है ना आविष्कार, तो ये है हमारा आविष्कार। अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात है यार, आसान नहीं है, ठीक है। तो समझिएगा इसको जरूर, कोई भी कन्फ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, अगर कन्फ्यूजन हो तो उसको दूर करने का, ठीक है। वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ है कि फ्रांस के अंदर में प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि पेंशन एज जो है उसको राइज किया जा रहा है, यानी कि पहले पेंशन जो थी पहले मिला करती थी, अब उस एज को बढ़ाया जा रहा है। तो फ्रांस में प्रोटेस्ट हो गया, प्रोटेस्ट इतना तगड़ा हो गया कि आग लगा दी भाई साहब। तो पेंशन को लेकर क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, तो फ्रांस गवर्नमेंट ने बोला कि पेंशन की जो एज थी पहले 62 थी, अभी इसको बढ़ाकर 64 कर देते हैं। 2 साल बाद पेंशन ले लेना, कहीं नहीं भागा डाली है। जनता को चीज़ें पसंद नहीं है और जनता ने आग लगा डाली। फ्रांस के अंदर में ये प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो पेंशन को लेकर इतना सीरियस मुद्दा यहाँ पर हो जा रहा है फ्रांस के अंदर में, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसकी वजह से दुनिया भर में यहाँ पर इसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन किया जा रहा है, क्योंकि जो एजिंग पॉपुलेशन है वो चाहती है थोड़ी जल्दी पेंशन मिल जाए, पर लेकिन यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि थोड़ा लेट पेंशन मिले। तो यहाँ पर इसके चलते दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली, लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए गवर्नमेंट के इस डिसीजन के लिए। गवर्नमेंट का एग्रीमेंट, गवर्नमेंट का बेसिकली इसके पीछे मुद्दा क्या है, गवर्नमेंट कह रही है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है फ्रांस के अंदर में इंक्रीज हो गई है। इनके पहले जो लोग जल्दी बूढ़े हो जाते थे, जल्दी उनकी डेथ हो जाती थी, और वो लेट में बूढ़े होते हैं और लेट में उनकी डेथ होती है, तो इसके चलते पेंशन भी थोड़ी सी लेट हो जानी चाहिए। अब उनको थोड़ी ना पता है लोगों को ये तुम्हारे तर्क जो है ये पसंद नहीं आने वाले हैं, तुम जो बातें बोल रहे हो ये बातें लोग नहीं सुनेंगे, उनको पेंशन चाहिए वो भी टाइम से। तो इसके चलते यहाँ पर लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे और बहुत ही लार्ज स्केल पर सरकार के खिलाफ जो है वो गुस्सा फूट रहा है यहाँ पर। तो जो एज पॉपुलेशन है यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, उस वो जो है वो तो फ्रस्ट्रेट हो ही गई इसको लेकर कि हाँ 2 साल बाद पेंशन मिलेगी। बाकी उसके साथ में जवान भी आ गए कि चलो दादाजी तुम्हारी पेंशन की बात है तो हम भी आ रहे हैं, ठीक है, तो हम भी देखेंगे यहाँ पर सरकार कैसे नहीं देती है तुमको टाइम पे पेंशन। तो उसी को लेकर पूरा प्रोटेस्ट जो है वो घमासान चल रहा है, ठीक है। तो ये है पूरा मुद्दा, याद रखिएगा, हल्का सा आइडिया कम से कम होना चाहिए दुनिया में चल के आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है इस्लामिक होली मंथ जो कि रमजान होता है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली यहाँ पर ईद स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जो पर्टिकुलर जो एक तरीके से फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हो तो आप सभी को बधाई हो, और ध्यान रखिएगा हेल्थ का, थोड़ा सा हेल्थ काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था, कई सारे बच्चे जो हैं वो ऐप के कोर्स के साथ में कनेक्टेड हैं। तो जो वीडियो का टाइमिंग है वो मैं 4 बजे कर रहा हूँ, जो कि 5 बजे आया करती थी, ठीक है। तो उसको अभी 4 बजे कर दिया जाएगा, थोड़ा सा और पहले आ जाएगी, ताकि जो यहाँ पर टाइम है बेसिकली उसको यूटिलाइज किया जा सके, खासकर ये एक तरीके से अपना आसानी से फिर अपनी पढ़ाई कर सकें, ठीक है। ये एक नहीं है, बहुत सारे बच्चों के द्वारा बोला गया। तो जो यहाँ पर आप लोगों का देखिए, जो शहरी का टाइम होता है तो मॉर्निंग में होता है लगभग 5 साढ़े 5 बजे के करीब, ठीक है। जो इफ्तार का टाइम होता है वो इवनिंग में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बजे अगर वीडियो आ जाएगी तो आप लोग उसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 बजे टाइम सही रहेगा, ये आप लोग बता दीजिएगा। बाकी क्योंकि एक तो मॉर्निंग में 11 बजे आती है, फिर 1 बजे वीडियो आती है, फिर 5 बजे आती थी, उसको 4 बजे कर दिया है, और फिर एक शाम को जो है वो तो 8 बजे तो रहने वाली है। उससे मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा, फिर भी कोई इशू है तो बताना जरूर, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा रिपोर्ट किया गया 26% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है उनके पास में सेफ ड्रिंकिंग पानी नहीं है, यानी कि दुनिया में 26% लोग ऐसे हैं, हर 100 में से 26 लोग ऐसे हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा है सेफ पीने लायक, ठीक है। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर इसके बारे में बात की गई कि इसको कैसे इरेडिकेट करना है डिजीज, तो उसके लिए काम करने की बात यहाँ पर की जा रही है। हमारा टारगेट क्या है कि आप लोगों को पता है कब हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं, अगर हाँ तो बताइएगा जरूर।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर ये निकल कर आ रही है डिफेंस से। यहाँ पर याद रखिएगा बात की जा रही है वायु प्रहार के बारे में। तो वायु प्रहार जो है इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स की एक एक्सरसाइज है जो कि जॉइंट एक्सरसाइज है, यानी कि बाहर वालों के साथ में नहीं, अपने आप एक्सरसाइज खेल रही है हमारी आर्मी और एयरफोर्स, ताकि अपनी प्रिपेयर्डनेस को वो चेक कर सकें। एक्सरसाइज वायु प्रहार जो है ये मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये आर्मी और नेवी की एक्सरसाइज है जो कि 96 आर लगभग यहाँ पर ईस्टर्न थिएटर में देखने को मिली। ऑब्जेक्ट क्या था कि ज्वाइंट कर को अगर कुछ काम करना हो तो कैसे हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, ईस्टर्न कमांड, ईस्टर्न थिएटर कमांड कहाँ पर है, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। अपने ही देश की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जाकर सर्च करिएगा, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रिसेंटली साइन किया गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। तो यहाँ पर इसके साथ में मिलकर ये बात की जा रही है अरुधरा रडार के बारे में। ये अरुधरा रडार जो है मीडियम पावर रडार है यहाँ पर MPR जो कि डिज़ाइन की जा रही है, जो कि यहाँ पर डेवलप की गई है जिसके द्वारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बनाई इसने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, और फिर बोली कि भाई साहब ये BL अब मैन्युफैक्चर कर इसको। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एप्पल कंपनी क्या करती है, अपने मोबाइल में अपडेट करती है, अपना मोबाइल बेसिकली उसका प्रोडक्ट तैयार करती है और फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए अलग अलग प्लेयर्स को दे देती है कि मार्केट में मोबाइल निकाल कर लेकर आओ। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। हालांकि वो चेंज वेंज कुछ करते नहीं है, कभी फ़ोन का थोड़ा सा डब्बा चेंज कर दिया, कभी एक लेंस एक्स्ट्रा लगा दिया, उसी पे बवाल मचाते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ओके। आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। तो रिपोर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है, तो याद रखिएगा। तो लो इनकम कंट्रीज में काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, पेंडेमिक की वजह से यहाँ पर रिकवरी भी नहीं हो पा रही है। तो इसके बारे में बात की गई है कि अकॉर्डिंग टू द न्यू जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रिपोर्ट, इसमें बोला गया कि स्कूल में जो मील है वो तक लोगों को, बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से समझ में आता है कि ये दुनिया में कैसे फूड का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करता है। तो ये एक ब्रांच है यूनाइटेड नेशन की जो गरीबी को मिटाना, भुखमरी को मिटाना, फूड जो सिक्योरिटी को सही लेकर चलना। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो UNDP, तो इसके साथ में कनेक्टेड है। हेडक्वार्टर इटली रोम के अंदर में है। इंडिया इसका एक तरीके से कनेक्टेड है इसके साथ में, ठीक है, लगभग 1963 से। इसी के साथ में ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है और ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर UPSC के लिए अगर आप लोग बातें करते हैं तो, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ओके। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट और दिमाग लगाने वाली स्कीम बात की जा रही है यहाँ पर पर्वतमाला प्रोग्राम के बारे में। आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को वैष्णो देवी गए हैं घूमने कहीं ऊपर पहाड़ियों पर, वहाँ पर एक तो रेल बनाना मुश्किल है, रेलवे जो है जल्दी से चल नहीं पाते हैं वहाँ पर। दूसरा, सड़कें बनाना भी काफ़ी टफ हो जाता है, पर लेकिन फिर भी लोगों की श्रद्धा है कि उनको घूमने जाना है। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। तो किसी IAS ऑफिसर ने दिमाग लगाया और बोला कि तुम्हारा बेसिकली जो अपना घूमने का जो एक जो इच्छा है वो जरूर पूरी करेंगे। तो पर्वतमाला प्रोग्राम लेकर आ गए कि ठीक है, अगर रेल नहीं बना सकते हम लोग, सड़क नहीं बना सकते, तुमको रोपवे के थ्रू तो ले जा सकते हैं। तो उन एरिया को रोपवे से कनेक्ट करने की बात की जा रही है नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू, जिसको यहाँ पर पर्वतमाला बोला गया है। पर्वतमाला मीन्स एक गार्लैंड जो माउंटेन, इनके एक तरीके से पहुंचाने की बात की जा रही है और बजट 2023 में इसको अनाउंस किया गया था, ठीक है, 2022-23 में। एक क्या रहेगा, एक तो डिकंजेस्ट किया जाएगा रोड और ट्रेन वाला जो रास्ता है, और यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू काम किया जा रहा है। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि यहाँ पर एक तरीके से मिनिस्ट्री जो यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रही है, बाय द मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट किया जा रहा है प्रोजेक्ट, और यहाँ पर 100% नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है वो एक ओन करती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर सारा माल मसाला चल रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पर ये काम कर रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे अब यहाँ पर आसमान में भी सड़कें बना रही है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओके। बात करते हैं कौन बनेगा छोटू करोड़पति। यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चंस हैं, बताएगा जरूर। टोटल सारे जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके वीडियो के अंदर में उनको चेक करा करो और फिर बताया करो टोटल कितने मार्क्स आए सारे क्वेश्चन को काउंट कर, ठीक है। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है रिसेंटली अभी कौन से राज्य के द्वारा लाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर उड़ीसा। नेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये किस दिन में ऑब्जर्व किया जाता है, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या फिर 23 मार्च। एक और डे है यहाँ पर, डे स्पायरो डे, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, दोनों के ऑप्शन बराबर है। USBS ग्रुप हेडक्वार्टर कहाँ पर अभी रिसेंटली न्यूज में था, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्विट्जरलैंड, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन है CSAT का, अटेम्प्ट करो और आप लोगों के सामने है आंसर, फिर सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताया जाएगा। पहले एक बार तसल्ली में अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। इसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे आज के रामसर साइट।
पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान आजकल बहुत न्यूज़ में है, एडवोकेट के बारे में बात कर रहा है, हेल्थ के बिल के बारे में बात कर रहा है। क्या चाहते हो भैया? चाहते कुछ नहीं है, इलेक्शन आ रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करें तो 21 मार्च को यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो यूएन के द्वारा यहाँ पर बेसिकली चीज़ें स्टार्ट की गई थी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मार्च के बारे में बात की जाए तो 20 मार्च को स्पैरो डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें भी हैं, जैसे कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को। थीम क्या थी? आई लव स्पैरो, ठीक है। तो कौन कौन स्पैरो को लव करता है? फर्स्ट टाइम जो है 2010 से स्टार्ट किया गया, अब तक एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी एंजॉय कर लो। यूबीएस जो ग्रुप है यहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड के अंदर में। रिसेंटली अभी न्यूज़ में था ये, कई सारे रीजन की वजह से, कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो याद रख लेना आप लोग, ठीक है। सीसेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर बी देखने को मिलेगा, यानी कि 1 लाख। एक्सप्लेनेशन बहुत ही तगड़े वाला है, इसको चेक कर लेना आप लोग। बाकी आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैप बेस्ड लोकेशन भी है, और आप लोगों का यहाँ पर जो रामसर साइड भी कवर हो जाती है, तो इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों का नहीं होना चाहिए। नाम क्या है यहाँ पर? ये है पॉइंट क्लेमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। लोकेशन कहाँ पर है? एग्जैक्ट आप लोगों के सामने है यहाँ पर लोकेशन। कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर में कोना आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो नागपत्तनम डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के अंदर में, वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और 1967 में इसको बनाया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्लैक बक को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। इसी के साथ में यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे चित्तल, वाइल्ड बोअर। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट क्या है, इसको 2002 में 19 अगस्त को रामसर साइट का दर्जा मिल गया, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है। तो अगर मौका मिले तो घूमकर जरूर आइएगा तमिलनाडु में, ठीक है। और देखना क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, हिंदी में भी है, यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है, कन्फ्यूजियाना नहीं है। तो बेसिक है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं, ये रही लोकेशन। सारी लोकेशन दिखा दी मैंने एक एक कर, ये मत बोलना कि अब लोकेशन नहीं दिखाई, ठीक है। कन्फ्यूजियाना नहीं, तो बेसिक चीज़ थी, डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। दोस्तों आइए अब आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एरिया है जहाँ पर हम लोग बात करते हैं वोकैबुलरी के बारे में, और ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए, समझने के लिए। कई बार एक तरीके से शब्द कोई ऐसे बोल के निकल जाता है, लगता है कि बहुत बड़ा अंग्रेज है यार, पता नहीं समझ में नहीं आया क्या बोल के चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग या यूपीएससी में आंसर राइटिंग अगर करना चाहते हैं, अच्छी वोकैबुलरी होगी तो अच्छा आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। फोरबोन है यहाँ पर रोकना, यानी कि एक तरीके से किसी चीज़ को स्ट्रेन करना, किसी चीज़ को कोई चीज़ करने से फ्रीज करना, एक तरीके से रोक दो यहाँ पर। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस शब्द को बोलते हैं फोरबोन। ये शब्द यूज़ किया करो, कहीं बोल रहे हो तो फोरबोन, ये किसे रोकना है उसको, तो फोरबोन शब्द यूज़ कर लिया, तो ये आप लोगों की वोकैबुलरी इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पैरी, इसका मतलब होता है बचाओ, यानी कि एक तरीके से किसी अटैक से या फिर किसी वेपन से बचाओ, टाल देना उसको, किसी चीज़ से चीज़ों को कंट्रोल कर लेना है, तो एक तरीके से अब ना हो तो काम से बच जाए यहाँ पर, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। परनीसियस होता है हानिकारक, यानी बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। वही वाला हानिकारक है, हार्मफुल, हालांकि वो हानिकारक नहीं था, वो सेहत के लिए अच्छा था, वो तो आगे जाके पता चल गया, ठीक है। बचपन में बच्चों को समझ में नहीं आता कि पेरेंट्स उनके ऊपर प्रेशर क्यों डाल रहे हैं, आगे समझ में आ जाता है जब उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है, तो वही पेरेंट्स जो उनको पसंद आने लगते हैं, ठीक है। लेकिन फास्टी लड़ाकू, जब तक उनको समझ में आता है तब तक वो लड़ाकू बने रहते हैं, ठीक है। जब लेकिन समझ में आ जाता है तो फिर उनको समझ में आता है कि हाँ हम ही गलत थे, ठीक है, तो फिर समझ में आता है। तो इसलिए आप लोग इसको समझ सकते हैं कि पेरेंट्स अगर आप लोगों के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो यार पेरेंट्स ना, आप देखो मम्मी ने आप लोगों को 9 महीने पेट में रखा है, पापा ने जैसे तैसे मेहनत कर कर आप लोगों के लिए पता नहीं क्या क्या किया है, तो कभी भी आप लोगों के लिए गलत नहीं चाहेंगे। हाँ कभी कभी होता है, वो समाज के प्रेशर में आकर कुछ डिसीजन गलत लेते हैं, जैसे कि शादी विवाह को लेकर प्रेशराइज करना, वो सब चीज़ें, पर लेकिन नॉर्मल देखोगे तो मैक्सिमम उनके डिसीजन अच्छे ही होते हैं, 1-2% को छोड़ दो तो, ठीक है। तो जहाँ पर डिसीजन अच्छे ना हो वहाँ पर प्यार मोहब्बत से बातें कर ली साथ में, और जहाँ पर अच्छे हैं वहाँ पर आंख बंद करके फॉलो किया अच्छे से, ठीक है। एरुडेशन क्या होता है? ये है पांडित्य। पांडित्य मतलब अरे ज्ञान है, पंडित आदमी है, वैसा विद्वान आदमी है, विद्याधर पंडित विद्याधर है, क्या नाम था उसका? पंडित विद्याधर मायाधर, पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। हो गया याद। तो ये है बेसिकली एक तरीके से एरुडिशन का मतलब होता है एक तरीके से सामने वाले को नॉलेज है, ज्ञान है, स्कॉलर पर्सन है, समझा हुआ सुलझा हुआ महाज्ञानी आदमी पंडित चाणक्य जी है। तो एरुडिशन शब्द आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसने मंथली वीडियो देख ली है? जिसने देख ली है वो यस लिखेगा, जिसने नहीं देखी है वो नो लिखेगा, और नहीं देखी है तो इसको देख लेना। पीडीएफ जो है इसकी आज शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा, दोनों जगह, टेलीग्राम के ऊपर भी और एप्लीकेशन के ऊपर भी, जहां भी सूटेबल लगे जाकर डाउनलोड कर लेना और अपने पास में आप लोग इसको रख सकते हैं। तो ये थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी आज जो क्लास है एप्लीकेशन के ऊपर वो यथास्थिति के तहत चलेंगी, बस 5 बजे वाली क्लास जो है वो 4 बजे होगी, बाकी सारी क्लास ऐसे ही चलने वाली हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में प्रैक्टिस जो है वो करते रहिए,
जो टेस्ट हुआ था उसकी पीडीएफ भी जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप लोग अपना एनालिसिस भी कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, कोई समस्या कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। मेल है आप लोगों के सामने, इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, फीडबैक जरूर दे दिया करो। इस लेक्चर की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में दोनों टेलीग्राम और एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, उसको भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लिया करो भाया। खुश रहना तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और ना रखेगा खिस, ठीक है। तो एंजॉय करो, ठीक है।